लगाएंगे। ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। पता है बाजी जी, मेरी जो नंद है ना उसको फिर मना कर दिया मेरी खाला ने। तो मैंने कहा कि ना खाला तुमने उसको मना क्यों किया? तो कहने लगी कि ना वो प्रेग्नेंट है ना। तो मैंने कहा वो प्रेग्नेंट है तो फिर तुम प्रेग्नेंट तो वो है तो तुमने उसको रोज़े के लिए क्यों मना कर रही? कह रही इसमें ना बड़ा ख्याल करना पड़ता है। तो मैंने कहा अच्छा फिर ऐसा करो कि ना फिर इसको रोज़ा ना रखवाओ। कह रही नहीं रोज़ा रखवाओ, रोज़ा इस हालत में रखते हैं ना तो बड़ा स्वाब होता है, डबल स्वाब मिलता है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने कहा फिर इसकी तो सहरी का भी पूछना पड़ेगा कि सहरी में क्या खाए, अफ्तार में क्या खाए, इसको थकन भी ना हो, इसको ना परेशानी भी ना हो, और ये काम भी कैसे करे इस हालत में। ये अपने देखो मौलाना साहब को बता सकेंगे कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या तो रखना चाहिए या नहीं। लेकिन अनुषा जितना भी मैंने सुना है और जितना डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट इस बारे में बोलती हैं कि मना नहीं है, आप रख सकते हैं अगर आप रखना चाहते हैं और आप आसानी से अगर रख सकते हैं तो बिल्कुल रखें। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपका डॉक्टर से पूछना लाजमी हो जाता है। वो ये होती हैं कि अगर वो खातून जो कि हामला है, जो बेबी एक्सपेक्ट कर रही हैं, उनको अगर हार्ट से रिलेटेड कोई मसला है, ज़ियाबतीस है, उनके सर में बहुत ज़्यादा अगर दर्द रहता है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से पहले पूछें। और इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको फौरी डॉक्टर के पास जाके उनसे पूछना है कि जी मैं रोज़ा रख रही हूँ और मेरे साथ ये सिचुएशंस हैं, जिसमें क्या क्या है कि अगर आप ये फील करती हैं। डिपेंड नहीं करता कि आप कौन से ट्राइमेस्टर में हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अगर आपके पहले 2-3 महीने चल रहे हैं तो कहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन अगर डिलीवरी में 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाकी हैं तो फिर शायद ना करें, क्योंकि जब बेबी काफी हद तक डेवलप हो जाए तब तो आप रख सकते हैं। और ये भी लोग कहते हैं, अच्छा इसमें भी थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है कि जब बेबी की जो बेसिक ग्रोथ है वो हो चुकी हो तब आप रखें या नहीं। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं अनुषा जो कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सारे ट्राइमेस्टर्स पे अप्लाई होते हैं। और वो ये है कि अगर बेबी की मूवमेंट वैसे नहीं हो रही हो जैसे होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको लेबर पेन थोड़ा सा प्री मैच्योर वाला पहले अगर स्टार्ट हो गया है तो ये एक बहुत अलार्मिंग साइन होता है। ऑलरेडी कह दिया है खुदा ना खास्ता कि बेबी में कोई कमजोरी है, कोई वीकनेस है या सो किसी चीज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो उस वक्त जरूर। अच्छा मैं ये नहीं कहती उसमें कि आप नहीं रखें, लेकिन उसके बाद आप अपने डॉक्टर को, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं। और एक और चीज़ कि डिहाइड्रेशन एक बात होती है, लेकिन एक चीज़ होती है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, कि अगर आपको उस डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो भी आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। ब्लड प्रेशर अगर आपका बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है या बहुत बढ़ जाता है आपने रुजू में रखना है। हाँ, तो ये सारी कंडीशन डॉक्टर के पास आपके पास एक्सेस हो तो फिर क्या फैसला किया उन्होंने? वो कितने महीने हो गए उनको? बाजी जी उसका तो 5वां महीना चल रहा है, लेकिन फिर भी वो रोजे रख रही है रखो। हाँ, लेकिन डॉक्टर ने क्या बोला ये बताओ। बाजी जी हम लोग गांव के लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते ना। वो घर के हमारी जो औरतें होती है ना, बड़ी बूढ़ियां जो होती हैं, वो कहती हैं कि ना ये खा ले तो वो खा ले, ये ना कर वो ना कर, लेकिन उससे पूरा घर के काम भी करवाती है। और हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। अगर हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम रोज बात करते हैं तो आज ऐसा करते हैं कि कुछ खवातीन को इस पे तालीम भी देते हैं और खुद भी सीखते हैं। और अनुषा हम इस पे इस्लामिक व्यू भी लेंगे कि वाकई रख सकते हैं, नहीं रखने चाहेंगे, क्या इस्लाम में इसकी कोई इजाज़त है। लेकिन अगर आप रोज़ा रखें या रोज़ा ना भी रखें तो भी दोनों ही सिनेरियोज में बेबी की ग्रोथ के लिए, आपके लिए, सेहत के लिए क्या अच्छा है वो मैं सोच रहा हूं। आपका बेबी छोटा सा है और उसको अगर दुनिया में आए हुए 10, 15, 20 दिन हुए हैं तब भी अगर रमज़ान शुरू हो जाए आपको रोज़ा रखना चाहिए। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं तब रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। इन तमाम चीज़ों पर थोड़ी सी बात करते हैं। और बिल्कुल सही कह रही हूँ कि मौलाना साहब के साथ साथ हमारे पास एक गायनेकोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट का भी होना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। आज से बात करते हैं, अच्छा है तो आप बुलाएं ना। बिल्कुल अच्छा। और मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ, आज मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ, बल्कि अभी बनाना स्टार्ट ना कर दूँ, कि जो हमला खवातीन के लिए भी अच्छा है, बेबी के लिए भी अच्छा है, एक ड्रिंक भी है और एक में सैलड जैसी बहुत तारी में भी इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल दोनों जगहों पे इस्तेमाल हो सकता है। आप तारी में भी खा सकते हैं, सैलड में भी खा सकते हैं। आप रोज़ा रख रहे हैं तो भी, जो हमला खवातीन होती है वो आज अपन करके चलते हैं, औरतों के लिए भी अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल होता है। रौनक लगाएंगे। ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। जी, तो क्या कुछ खाना चाहिए, स्पेशली अगर आप प्रेग्नेंट हैं और कहने वाली थी अगर आप प्रेगनेंसी का शिकार हैं तो लेकिन वो भी हो सकता है। और अगर एक नई माँ बनी है तो अपने डाइट को किस तरीके से आपने ख्याल रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो या ना हो। मुझे लगता है कि ठीक है
प्रेग्नेंट वुमेन थोड़ा सा एक्स्ट्रा ख्याल रखें, हाँ। लेकिन ये जो तमाम चीज़ें मना रहे हैं अपने भी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए हर औरत को जरूरत यही होती है। सबसे बेसिक बात है अनुषे। और आज एक कॉन्सेप्ट मैं चाहूँगी कि मैं बताऊँ कि गलत कॉन्सेप्ट के जब हम समझते हैं कि जब हम एक बेबी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम डबल खाना खाएं, नो वे। नहीं, डबल खाना, बहुत ज़्यादा वजन बढ़ाना, हाँ आप वजन अपना उतना बढ़ाएं जितना डॉक्टर ने आपको बताया कि जी इस महीने में इतना और इतने ट्राइमेस्टर में इतना बढ़ना नॉर्मल है, हेल्दी है, क्योंकि बेबी के बाद आपको उस अपने वापस वजन पे दोबारा आने में भी वक्त लगेगा। तो वही बात है वाकई कि वेल बीइंग के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कुछ औरतें जो अपनी सेहत का, अपनी फिटनेस का ख्याल रखती हैं, वो वाकई में जब प्रेग्नेंट भी होती हैं तो तब भी वो उतना ही वजन गेन करती हैं जितना बेबी के लिए गेन करने की जरूरत होती है। उनके आर्म्स, उनकी शक्ल उतनी पतली होती है, उतनी पतली होती जब है और बच्चा पैदा एक्टिव भी हो होती तो वो हैं। फौरन अपने वेट को तो वापस बाजी कंट्रोल जी, में ले आती जो हैं। हमारे जो गांव की जो खातन है ना, तो उनको क्या खाना चाहिए शहर में, क्योंकि वहाँ तो ऐसी चीजें नहीं मिलती हैं। देखो मिलेंगी। मैं बताती हूँ पराठा- उनमें से क्या क्या मिलता है, मैं भी बताती हूँ। देखो खीरा मिल गया, ठीक है, खीरा बहुत आसानी से मिलता है। पापड़ी इसके मिल अलावा जाती है। पापड़ी भी मिल जाती है। ये हम बेसिकली एक चाट बना रहे हैं जिसमें चाट जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। और चुकंदर उनको बहुत आसानी से मिल जाएगा, आलू मिल जाएगा। हाँ पाइनएप्पल्स बेशक ना खाएं, हटा दें, कोई मसला नहीं है। हरा धनिया मिल गया, बना मक्खन क्या रहे हैं वहाँ चीज़ों के तो साथ? असली अलग-अलग असली ingredients मक्खन हैं। होता है जी। तो- इसके साथ हम बना रहे हैं बीट रूट की चाट, यानी कि वाह। चुकंदर की चाट हम यहाँ पे चुकंदर की बना रहे हैं। चाट, बिल्कुल। जबरदस्त। और ये बिल्कुल ऐसी चाट नहीं है। अच्छा चने वैसे बहुत अच्छा है आपकी सेहत के लिए, लेकिन क्योंकि चने की चाट हम खाते रहते हैं तो आई थॉट कि हम आज कुछ मुख्तलिफ करते हैं, कुछ सही है, डिफरेंट करते हैं, ठीक सही है। है। अच्छा मक्खन एक है, और भी आ गया आपके लिए, ठीक है, सो सॉरी, रेसिपी से पहले शुरू करें। सही है। आज न्यूयॉर्क के पिज्ज़ा की तरफ से हमारे पास वाउचर्स हैं, KFC की तरफ से वाउचर्स हैं, और जो आयशा कॉल पे हैं वो हमारी आयशा से बात करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अनुषे क्या और हाल? आयशा और बिजली क्या? तीनों बहुत प्यारी लग रही हैं तीनों। हाँ। और बहुत सारी दुआएं आप लोगों के आपके लिए भी बहुत दुआएं और जो हैं। है आज इतनी मजेदार ये जो आप बना रही हैं चाट, बहुत खूबसूरत लग रही है शक्ल से। हाँ। और बस अब हमें सहरी के लिए भी कोई इसी तरह की डिश बताइए। बिल्कुल सही है। और जो और बच जो जाए है- वो सहरी के लिए तो है। हाँ, नहीं सहरी के लिए भी है वैसे। जी बिल्कुल। और इसके अलावा भी एक दो और बताइए, क्योंकि अब लास्ट बिल्कुल डेज चल रहे हैं रमजान शरीफ के। और जो है और सवाल क्या है आज अनुषे? आज का सवाल ये है कि मस्जिद मोहब्बत खान पाकिस्तान के कौन से शहर में है? एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद मोहब्बत खान। मस्जिद मोहब्बत खान, जी मेरा ख्याल है पेशावर में। ठीक है जी, थोड़ी सी देर और में आपको एक जवाब अनुषा देते हैं मैं जी। कहना चाहूंगी, मेरे अम्मी अबू की आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो उन्हें विश कर दीजिए। बिल्कुल विश करते हैं, इनफैक्ट हम तीनों मिलके विश करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कैसे विश करेंगे हम? कोई गाना गाएंगे? कुछ गाना सुनाएंगे? गाना नहीं ऐसे हम गाने से भी मतलब है कि करेंगे मतलब कि कि सालगिरह की आपके- जैसे गाना गाते हैं। आपके आने वाले सारे साल जो हैं बर्थडे नहीं, एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी जी मेरी तरफ से, अनुषा बाजी की तरफ से, आयशा बाजी की तरफ से। और अल्लाह हम पाक तीनों की आपको तरफ से हमेशा ऐसे ही बहुत रखे। दुआएं आपकी अम्मी अबू के लिए, और इंशाल्लाह वो हमेशा खुश रहें, एक साथ रहें, आमीन, लंबी जिंदगी जिए। आमीन जी। बस खा दे जी। क्या हुआ, जज्बात में ना आया करें। और उनके साथ अच्छा हो और उनको बहुत पैसे मिले और आप इतनी तरक्की करें कि वो खुश हो जाए। और अगर उनके यहाँ कोई भी गंदे बर्तन हो तो वो ज़ैनब जो है वो हम साफ करेंगे विम जेल से। अच्छा यहाँ पर अनुषा मैंने क्या किया कि कॉर्न्स को मैंने पकाया है हल्का सा बिल्कुल बटर के साथ ही। वो है जो आप डिफरेंट किस्म के कॉर्न्स इधर उधर खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इससे आपको बहुत सारे मिलेंगे, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर तकरीबन 4 खाने के चमचे दही ले लिया मैंने, और इसमें मैं ऐड करूँगी चाट मसाला। बिल्कुल सही है। इस डिश में कोई बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले में शामिल नहीं कर रही ठीक हूँ, है। बिकॉज ये बहुत ही सिंपल सी चाट है। ठीक है। अच्छा दही में अब हम ऐड कर देंगे सारे वेजिटेबल्स, जिसमें हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे खीरे का बीज। हमने सिर्फ इसलिए हटाए हैं कि देखने में बिजली खूबसूरत करके लगे। धोते भी रहो जल्दी जल्दी। आलू हम करेंगे ऐड आलू, इसमें, ज़बरदस्त। ठीक है। और साथ में हम इसमें पाइनएप्पल्स करेंगे ऐड, और पाइनएप्पल का पानी भी ऐड कर दूंगी, इससे खट्टा मीठा मज़े का फ्लेवर आ ठीक जाएगा। है। वाओ, कितना हेल्दी और अच्छा लग रहा है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चाट वाली बात नहीं आई, तो चाट वाली बात अभी आती है ना पापड़ी से। ये मैं सोच रही थी कि वो ये खटास देखें से मैंने एक जेल ये डाला, ये देखें विम जेल का ऐसे। एक छोटा सा, हाँ, बहुत सारे और बर्तन। अब ये देखिएगा मैंने सारे बर्तन इसे तोड़ डालना है। और वाकई में ये हमारे घर में कितने दिनों से है और अभी तक देखो कितना चल रहा है, है ना? बिल्कुल बाजी बिल्कुल जी, चले जा रहा है। अब यही लेकर आना है हमने। बिल्कुल सही अच्छा चुकंदर मैंने तकरीबन 3-4 पीसेस एज इट इज़ डाल दिए कि मिक्स भी हो जाए, लेकिन अगर मैं सारे डालूंगी तो ये पिंक हो जाएगा और आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम हमारा सर्विंग प्लेटर लाएंगे। ठीक है। वो तो लाएंगे और? ये सारे बर्तन मैं तो दूंगी तो खुर्रम क्या करेगा? बिजली, अच्छा सर्विंग प्लेटर, इसके ऊपर हम इस खुर्रम कौन है तरह से- बिजली? वो पड़ोस में है ना। हाँ,
बिजली पड़ोस वालों से बर्तन धुलवाते पड़ोस हैं? वालों से उनके यहाँ जो मेरे रखा पैसे काम बच करता है, जाते उसको पीछे पड़ गई उसके आजकल। लाए दूसरे बर्तन भी दे। देखो यहाँ पे हमने चुकंदर ऐड कर ये दिया, लो ना, ठीक ये है? रहा असल जो और- मजा आएगा इसको धोने का। ये चुकंदर हम ऊपर से भी इस पे करेंगे हाँ। प्लेस, और इसको रंग बिरंगा खूबसूरत दिखाने के लिए साथ में कितने कॉर्न फ्रेश है ना, कि और- सब्जियां देखिए इतनी फ्रेश है ना, उनको हाँ। पकाया गया है ना, उनको ज्यादा हरास किया गया है। और अनुषी ये हाँ। सारी चीज़ें देखो हाँ। जब कोई खातून एक्सपेक्ट कर रही है तो बड़ा ज़रूरी है और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रोटीन, फाइबर, तमाम विटामिन, मिनरल बिल्कुल सारी सही है। चीज़ें लें। आयरन के सप्लीमेंट्स बाद में आते हैं, पहले कोशिश करें कि सारी फ्रूट नेचुरल चीजों से तो आपको आयरन ही तमाम चीजें मिले। बिल्कुल है ना? एब्सोल्युटली बिल्कुल सही है। यहाँ पर हाँ। हम इसको करेंगे पापड़ी के थ्रू सर्व। और सहरी की बात कर रहे थे ना, तो मैं एक सहरी के लिए भी ड्रिंक बनाऊंगी। जबरदस्त, और कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन है। और Simple, चुकंदर simple की है। चाट तैयार, बिल्कुल जैसे लग रहा है हम कह रहे हैं सिकंदर की चाट। क्या बात है। चुकंदर की चाट। चुकंदर की चाट, है। सिकंदर की चाट, आप मोहम्मद बिन कासिम की चाट ना कर दीजिएगा। तौबा नहीं भाई। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया हम ऐड कर देंगे ताकि चाट का अच्छा सा लुक आए। बहुत ज़्यादा गीली गीली नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें मक्खन भी ऐड लेकिन किया है। सबसे ज्यादा अहम बात कि बहुत ज्यादा हेल्दी होगी। हेल्दी होगी, ये तो और है। मक्खन थोड़ा हाँ। थोड़ा इस्तेमाल करना ज़रूर अच्छा है। और ये रिसर्चेस इस बात को साबित करती हैं कि जी बिल्कुल। मक्खन से आपको बहुत ज़्यादा तवानाई मिलती है, बहुत ताकत मिलती है, और ख़ास तौर पे वो मक्खन घर पे निकाला जाता है। और गाँव की आज हम बात करते थोड़ा हैं बहुत वक्त तो निकालना चाहिए अपने घर में, मक्खन दही ये चीजें बना मक्खन, सकते हैं दही, आप। बिल्कुल है बना ना? सकते हैं। अच्छा, मैं बनाऊं वो ड्रिंक भी जो सहरी के लिए बनानी है? बिल्कुल बनाइए, बिल्कुल अच्छा, बनाइए। इस ड्रिंक में दिस इज खजाना ऑफ कैल्शियम और बहुत सारे नट्स, वाह, ठीक है? ठीक है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले तो दूध। दूध, कैल्शियम तो यहीं आ गया आपका। कैल्शियम की एक सोर्स यहाँ पे आ गई, ठीक है? अच्छा, अब दूसरी और बहुत ही अमेजिंग सोर्स कैल्शियम की आएगी खोया। खोया हम इसमें हाँ, ऐड करेंगे। खोया, बिल्कुल खोया सही। नहीं है कोई बात नहीं, हम बर्फी शामिल कर दें, कलाकंद शामिल कर दें। अगर वो शामिल करेंगे तो उसमें ऑलरेडी चीनी मौजूद होगी। तो यहाँ पर हम ढेर सारा खोया करेंगे ऐड, वाह, तकरीबन 1 पाव। ठीक है। अच्छा, साथ में हम इसमें काजू ऐड करेंगे। ये हमारे पास सारी चीज़ें 20-20 ग्राम अच्छी हैं। चीज़ें डालिए। यस, काजू हम इसमें शामिल कर देंगे। ये तकरीबन हम शामिल करेंगे हाफ कप। ठीक है। पिस्ते, इसका छिलका हमने निकाल के रखा हुआ है, ये हम शामिल कर देंगे फुल का। और बादाम भी और है। बादाम हम करेंगे शामिल। अच्छा, ये भी बादाम हमने- की भी अपनी एक अलग ही ये दुनिया है। छिले बहुत हुए ही बादाम दुनिया है। हो या बगैर छिले हुए? छिले अच्छा, हुए हैं यहाँ हाँ पे तो। छिले हुए। अच्छा, छिले हुए मैंने सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया, इसका सेहत से ताल्लुक नहीं है, इसका सिर्फ इस बात से ताल्लुक है कि आपको खांसी ना आए, एक स्मूथ सी ड्रिंक बने, बहुत ज़्यादा जो है वो गले में फंसे हाँ, वो नहीं। कभी कभी आके दांतों में और गले में दोनों में फंस बस जाती सिर्फ है। ये वजह छिलके जो है। है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमने इस्तेमाल किया हुआ है जौ का दलिया, और जौ का दलिया हम इसमें ऐड करेंगे। ये इसके टेक्सचर को भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर देगा, एंड फाइबर तो है ही है। फाइबर तो है ही। बिल्कुल, ये जौ का दलिया। फाइबर तो है ही। फाइबर है ही है। रोज वाटर हम इसमें ऐड करेंगे ऐड हल्का सा, ताकि अच्छी सी इसकी मज़े की महक आए। और थोड़ा सा हम इसमें शामिल कर देंगे शीरा। ये नॉर्मल चीनी से हमने बनाया, ब्राउन शुगर से बना सकते हैं, सिर्फ इतना कि बस एक हल्की सी मिठास बाकी इसमें में हो जाए। मुझे तो लग रहा है कि ये ड्रिंक जो है ये तो सहरी की पूरी मील है। बिल्कुल मुकम्मल मील एक है, ग़िज़ा जो power है pack। इसमें। वाकई इस ड्रिंक के साथ कि आपको यही पी लें 2 ग्लास तो आपकी सहरी हो गई। बिल्कुल ढेर सारे नट्स हैं इसमें, दूध है, खोया है, इसको हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। अच्छा, आप पे डिपेंड करता है, चंकी चंकी नट्स रखना चाहते हैं रख सकते हैं, हाँ। लेकिन हम थोड़ा सा और ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है? और ये गाढ़ी गाढ़ी की मज़ेदार सी ड्रिंक है, बिल्कुल Yummy, तैयार। yummy। बिल्कुल। अच्छा, और दूध को हाँ। हमने थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया है खोया के थ्रू, तो कभी हाँ। ये कर लें, कभी ये आप थोड़ा सा दही का thick इस्तेमाल, होगा। हाँ है थिक ना? होगा। और इसकी बात ही यही है कि वो थोड़ा सा थिक हो, और अगर आप इसको चाहें तो इसी ड्रिंक को हल्का सा पका के भी थोड़ा गरम गरम भी पी बिल्कुल सकते सही हैं। है। बिल्कुल। और मतलब कि ये तमाम चीज़ें जो इसमें हैं ये आपके पेट को पूरा दिन ठंडा भी रखेंगी। बिल्कुल। दूध है इसमें, खोया है इसमें, हम है, श्योर कि वो खोया थोड़ा है। बहुत आपके मैदे को भी ठंडा रखता होगा। और फिर जैसे कि आयशा ने बताया कि एक मुकम्मल ग़िज़ा है, सुबह सुबह आप यही पी लें। और ये वो फैट है अनुषे जो सेहत के लिए बुरा नहीं बुरा है। नहीं हम है। ये कहते हैं कि जी हाँ, कि फैट इससे मोटे नहीं हो है, सकते हैं, लेकिन ये वो फैट्स हैं जिसकी आपको ज़रूरत होती है, अच्छे ज़रूरत फैट्स है, की। बिल्कुल। और पुराने ज़माने में तुम्हें याद होगा हम पंजीरी और ये सारी चीज़ें सजेस्ट करते थे, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जितने उसमें एक मखाने की एक चीज़ होती है, उसका नाम होता है मखाने, ठीक है? और वो जब फ्राई होते हैं घी में तो वो बहुत ज़्यादा घी होता है। उसके कंपैरिजन में अगर हम खोए को कंपेयर करें तो दिस इज लेस फैट नहीं। और And प्रेग्नेंट same वुमेन के energy। लिए अगर आप माँ बनने वाली हैं तो बिल्कुल किसी भी दिन ये ज़रूर रेसिपी जो है वो ट्राई कीजिएगा और इसको इंजॉय कीजिएगा। या अगर आपके घर में भी अगर कोई प्रेग्नेंट खातून है तो उनको भी ज़रूर बना के ये ड्रिंक पिलाइएगा, और साथ ही चाट भी। तो उनके लिए तो वाकई में एक मुकम्मल ग़िज़ा, और बच्चे के लिए भी एक बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स है इसमें। अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी सिर्फ इसलिए हाँ। ऐड करूंगी ताकि ये ड्रिंकेबल हो जाए। अभी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ी है, है, ठीक हाँ, है? ठीक तो है। थोड़ा सा इसको इस तरह से करेंगे मिक्स, वाह, एंड हाँ। दिस इज Ready। रेडी। यस,
इसको हमने ठीक कर है। लिया तैयार। ठंडा ठंडा पीना चाहे ठंडा इस पिए। ब्लेंडर की डॉक्टर खुनम ने इतनी तारीफ की थी उस दिन के बाद से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बेचारा हो रहा है। अच्छा, मुझे तो बड़ा ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। जी वेलकम बैक। और जैसे कि आप सब जानते हैं आज हम उन लेडीज़ के बारे में बात कर रहे थे जो प्रेग्नेंट हैं, हामला खातून। इस पे बहुत ज़रूरी है कि बात की जाए क्योंकि हम लोग अपनी सेहत का वैसे ही कम ख्याल रखते हैं, लेकिन जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो उस वक्त अपनी डाइट का, अपने बच्चे का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। रमज़ान के महीने में तो और भी ज़्यादा ये टॉपिक रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि बाज़ औक़ात हम ये सोचते हैं कि इस हाल में रोज़ा रखें ना रखें। इन तमाम चीज़ों पे रोशनी डालने के लिए हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं अल्लामा असगर शाहिदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? परवरदिगार का बड़ा करम है। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमारे घर आने का। नहीं ये आपकी, आपने इज्जत दी। अल्लाह नहीं आपको सर, सलामत बहुत- रखे, बहुत खुश रखे, शुक्रिया। आपकी टीम को पूरी खुश रखे। बिल्कुल सही है। अब पहले तो मुझे ये बताएं सर कि ये सवाल बहुत उठता है और लोग इसको बहुत सोचते हैं भी इसके बारे में कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपके यहाँ बेबी होने वाला है तो क्या आपको रोज़ा रखना चाहिए इस हाल में? देखिए शरीयत में फ्लेक्सिबिलिटी तो है सही है। और फ्लेक्सिबिलिटी मीन लचक, कोई चीज़ जबरन नहीं है, सही, मगर रोज़ा इन चीज़ों से रोज़े को माफ़ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। कि मिसाल तौर पर अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें आप रोज़ा रख सकते हैं रख सकते हैं, और ठीक ना है। रखने की कोई वो वजूहत ऐसी नज़र नहीं आती। जो जैयद आलिम दीन, हम तो छोटे बिल्कुल से हैं, सही, बिल्कुल सही, जो जैयद जो बुज़ुर्ग आलिम हैं उनकी ये राय है कि रख सकते हैं बिल्कुल सही। और इसमें कोई मना नहीं है। मना नहीं है, मना नहीं। बस अपनी सेहत का थोड़ा बहुत ख्याल रखें। और कोई ऐसे अगर आपको साइंस या सिम्टम्स नजर आते हैं अलामत के? देखिए बात ये है कि अगर कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है तो हाँ, वो बिल्कुल पोजीशन सही। तो अलग हो जाती है। हाँ, वो तो पोजीशन एक अलग हो गई। अगर वैसे आप नॉर्मल हैं, बिल्कुल हैं, तो उसमें आप रख सकती हैं, कोई उसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल सही उसमें है। रोज़ा आप रख सकती हैं। रोज़ा, हाँ। हम लोगों ने शरीयत को, इस्लाम को थोड़ा सा मुश्किल बहुत बना दिया इतना हमने। मुश्किल बना दिया है अनुशे कि लोग हमारी तरफ आते हुए डरते हैं, बिल्कुल सही है बहुत डरते हैं। इस्लाम का आसान लफ्ज़ों में जो कि लफ्ज़ हमें है अब वो है अपनी सारी चीज़ें बदल देनी होंगी और मोहब्बत ज़िंदगी का आसान नाम हो है। जाएगी। मोहब्बत और मोहब्बत, इसार, कुर्बानी, मोहब्बत। ये नहीं है इस्लाम को हमने इतना बड़ा कर दिया। इस्लाम क्या? तस्लीम का नाम है। तस्लीम यकीन, यकीन तस्दीक, तस्दीक इकरार, इकरार अदायगी, अदायगी अमल, अमल। ये है अमल। और इस्लाम क्या? तुम्हारे हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, बस। बिल्कुल सही है। ज़बान क्या है? ज़बान वो है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि हर इंसान अपनी ज़बान के नीचे पोशीदा है। पोशीदा है, जब वाकई वो बड़ी ज़बान ज़िम्मेदारी है और बड़ी अहम बात है अनुषे बेटे, जब वो ज़बान खोलता है तो उसका हसब और नसब पता चल जाता है। वाकई आप बताइए। इतनी सच्चाई है इस बात में। देखें ज़रा, एक कॉल भी आ गई आपके लिए, जल्दी से एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और बहुत अच्छा शो हो रहा है आपका। बहुत शुक्रिया, कोशिश कर रहे हैं आज। जी पहले मैं सवाल पूछूंगी, आप सवाल पूछेंगे? क्वेश्चन मेरा ये है कि अनुषे मतलब आई एम प्रेग्नेंट एंड इट्स माय 9 मंथ्स ओह माशाल्लाह, मुबारक मुबारक। 1 वीक और 2 वीक तो मैं इंशाल्लाह तो मुझे बहुत गुड न्यूज़ मिल मुबारक। जाएगी। मुझे ये पूछना था कि अनुषे मैंने जो ना रोजे नहीं थे बिकॉज डॉक्टर ने मना किया था, मतलब ठीक है। मुझे पूछना लगा फिरोज आपसे कि क्या मुझे ये रोजे वैसे ही मतलब जो अदा करते हैं या उनका कुफारा अदा करना पड़ेगा या बाद में कज़ा रखनी पड़ेगी? ठीक है, बिल्कुल मैं पूछती हूँ। और आज हमारे पास आपके लिए भी एक सवाल है, वो भी पूछ लेते हैं। सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। बिल्कुल जी। मस्जिद मोहब्बत खान मस्जिद जो है वो पेशावर में है। पेशावर में है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। जी सर, ये अपने प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्तों पे हैं। जी जी, बेबी बस इंशाल्लाह 2-3 हफ्तों में इस दुनिया में आ माशाल्लाह, जाएगा। अल्लाह इसे औलाद नरीना अता करे। आमीन आमीन। डॉक्टर ने मना किया रोज़ा रखने से इस वक्त, जी। तो वो रोज़ा नहीं रख पा रही हैं, लेकिन कुफारा देना चाहिए या फिर बाद में ये इसको इसके कवर कर कज़ा सकते हैं? करेंगी ये। कज़ा करेंगी, कज़ा ठीक है। करेंगी, कफ़ारा नहीं, हाँ कज़ा आएगा। ठीक जो है। छोड़ेंगे उसका कज़ा करना है। कज़ा करना और है, दूसरी ठीक बात है, डॉक्टर और मौलवी की देख इरशाद रसूल है कि ये दोनों जन्नती हैं और दोनों जहन्नमी हैं। पूछा गया जन्नती कैसे? अगर अपने अमल सही तरह लोगों को डिवाइड किया, अपनी बिल्कुल चीज़ सही। अपनी जो इल्म है सही बयान बयान किया। किया तो वो है, अदरवाइज फिर वो
बिल्कुल सही है, जहन्नुम बिल्कुल है। सही है। और रमज़ान का महीना तो मेरे ख़ास से एक ऐसा महीना है, बेशक आप प्रेग्नेंट हो या ना हो, लेकिन अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी रूहानी ग़िज़ा जो हमने कहा कि अपनी रूह की ग़िज़ा को अंदर अच्छी अच्छी चीज़ों से भरते रहा करें। सेहत तो बहुत आला है। अब ज़िंदगी का दारोमदार किस पर है? सेहत पर तो है। बिल्कुल सही, जब खुदा ज़िंदगी तो सेहत तो दे, बिल्कुल सही है, और सारी लज्जतों का ताल्लुक किससे? सेहत से। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अलामा साहब मुझे ये बताएं कि रमज़ान का महीना हो या रमज़ान का महीना ना हो, जी। जो आप मुझे कह रहे थे कि आप हमेशा कहते हैं कि बहुत एक आसान है, हमें मज़हब बहुत आसान बना देना चाहिए अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। जी जी। तो कुछ ऐसी 2-3 चीज़ें हैं जो हमें पूरे साल रमज़ान में शुरू करके अपने लिए रखनी चाहिए, एक औरत को स्पेशली। देखिए, मैं तो आपको देखें, औरत के नमाज लिए- तो हो गया, देखें, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, ये तो है। सारी चीज़ें हैं। अगर ये नमाज आप बाकायदगी से पढ़ती हैं और फजर की नमाज अगर आप बाकायदगी से पढ़ती हैं, मैं नहीं समझता कि आपकी रिस्क में कमी हो। और यहाँ एक हदीस और भी है कि रिस्क में इजाफा हो जाता है, बीमारियाँ कंट्रोल हो जाती हैं, कंट्रोल हो हर जाती चीज़ हैं। दुआ की कबूलियत का बायस बनता है। बिल्कुल सही, औरत के लिए ये है कि सिला रहमी भी करे, गीबत से बचे, तमा हिर्स से बचे, गरूर, तकब्बुर, सारी चीज़ों से बचे। और अगर एक दफ़ा आप काम छोड़ देंगी, मैं नहीं समझता कि आप दोबारा करेंगी वो। अच्छा, एक चीज़ मैं बिल्कुल पूछना चाह रही थी कि एक हामला खातून के लिए उसके शौहर का उसकी तरफ क्या रवैया होना चाहिए, स्पेशली अगर वो रोज़ा रख रही हो रमज़ान में, क्योंकि हम ये बात कर रहे थे ब्रेक के दौरान, और मैं चाहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि अलामा साहब आगे भी बताएं कि एक शौहर को अपनी बीवी के साथ क्या बर्ताव करना चाहिए अगर उसकी बीवी प्रेग्नेंट है तो। देखें, अगर शौहर का तो हक़ ये है कि अगर बीवी उसकी प्रेग्नेंट है तो उसका वो बहुत ख्याल रखे, बिल्कुल सही, और इस तरह ख्याल रखे जैसे बच्चों का ख्याल रखा जाता है, इस तरह ख्याल रखे। और यहाँ रसूल खुदा की एक हदीस भी है कि अगर हमने जो औरतें तुम्हें दी हैं, खुदा कह रहा है, ए मोहम्मद, इनसे कह दो जो औरतें इनको हमने दी हैं ये हमारी तरफ से अमानत है, खुदा कह रहा है, और ये अमानत मेरी है, और मैं इनसे सवाल करूँगा कि इन्होंने अजियत दी, उसे तकलीफ़ दी या नुकसान पहुँचाया या उनके हकूक़ को पामाल किया, उनका एहतराम करें। उनका एहतराम करेंगे, रिस्क में इजाफा होता चलेगा। अब यहाँ एक और हज़रत जी का कौल है कि रिस्क का ताल्लुक औरत से, औलाद का ताल्लुक मर्द से है। मर्द से है। और फिर मौला मुत्तक़ियान फिर फरमाते हैं, अपनी बीवी पे फरावानी से पैसे खर्च करो। फरावानी का लफ्ज़ समझती हैं आप? मतलब अनलिमिटेड। Generous। हाँ, फरावानी से खर्च खोल के। करो, खुल के खर्च करो। मौला खुल के जितना खर्च करते जाओगे इजाफा करते चले जाएंगे। बिल्कुल सही है। अब हम लोग बीवी को क्या कर रहे हैं? बुरा भला कह रहे हैं, मार रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, सारे काम कर। हम तो शादी करके लाते हैं, क्या कर, पता है क्या करते हैं अनुषा? हम अल्लाह दीन का एक चिराग ले आए, ये सारे काम करेगी, घर के बर्तन भी धोएगी, कपड़े भी धोएगी, सब सारे काम करेगी। हम तो ये सोच के लाते हैं। हाँ, चलो वो भी और अपने घर में सोच- शादी से पहले वो परी होती है, आने का डायन हो जाती है। हम्म, तो हम जब तक अपनी बीवियों का एहतराम नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और औरत का एहतराम करना लाजमी है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम जो आज तरक्की का हंसता है कि औरत को क्या कहते हैं ना, औरत वो है खुदा की ऐसी नेमत है, उसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। वैसे हम रमज़ान में देखते हैं कि ख़वातीन वैसे भी अपने किचन्स में, अपने घरों में थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा परेशान भी हो जाती हैं। उन्हें बड़ा टेंशन होता है, इफ्तारी तैयार करना है, बच्चों को तैयार करना है, जो शौहर को पसंद है वो बनाओ, जो अब्बू को पसंद है, जो मेरी अम्मी को पसंद है वो भी बना दिया जाए, बर्तन भी साफ़ हो ये जाए। भी तो जो बीवी को पसंद है वो भी तो करो, घर वालों को भी मदद करनी चाहिए है ना? इससे, साथ ही साथ। बिल्कुल। रसूल खुदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल खुदा घर के सारे काम करते थे, कपड़े भी अपने खुद सीते थे, जूते भी खुद सीते थे, और मेरे घर में जितने काम होते थे उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं मेरे साथ कराते थे वो। लेकिन हम तो खैर उस लेवल पे कभी पहुंच ही नहीं सकते ना, चाहते और हुए हज़रत भी। अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं मैं भी अपनी ज़ौजा के साथ सारे काम घर के, तो क्यों नहीं हम पहुंच सकते? जब वी आर द फॉलोअर, जब हम कहते हैं हम रसूल खुदा को मानते हैं तो हाँ, फिर इतने क्या फख्र मानते से और हैं? इतने प्यार से मानते हैं, लेकिन फिर अमल और नहीं जब अमल की बात आती है वहाँ पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल सही है, ये कौन सी शरीयत है? बिल्कुल सही है। अगर नमाज़ पढ़ने में प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ी सी तकलीफ हो, देखिए, या नमाज के लिए तो झुका नहीं बहुत- जा रहा हो या बैठा नहीं जा रहा हो, तो क्या बैठ के जैसे कहते हैं देखिए, पढ़ लें? नमाज की तो बहुत वो है। नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ो, लेट के नहीं पढ़ नमाज सकते मिस नहीं होनी इशारों से पढ़ लो। बिल्कुल सही। नमाज जब नमाज माफ़ नहीं है, बोला किस पे माफ़ है? बोला पागल पे माफ़ है, नमाज माफ़। ब्रेक लेते हैं इसी बात पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और हमारी मेहमान है जो हमारे घर के रास्ते में है, शायद हमें ज्वाइन कर लें उस वक्त तक, ब्रेक के बाद। को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे।
जी एंड वेलकम बैक। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम प्रेगनेंसी के हवाले से थोड़ी बहुत बात तो कर रहे हैं, साथ ही साथ मेरे ख्याल से औरतों के हुकूक के हवाले में भी बात करेंगे। लेकिन एक और सवाल अगर प्रेगनेंसी का मैं कर लूँ, उसके बाद हम इस तरफ चलते हैं। अलामा साहब, मुझे बताइए कि जो औरतें नई नई माँ बनी हैं, जो अभी फीडिंग कर रही हैं वगैरह, क्या वो भी रोज़ा रख सकती हैं फिर उस वक्त? देखिए, मैंने अब तो बेबी दुनिया में आ गया, उसको अपनी ग़िज़ा की ज़रूरत है। देखिए, वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, जहाँ कोई मजबूरन कोई ऐसी वो हो रही है कि बच्चे को ज़र पहुँचने का, तकलीफ पहुँचने का अंदाज़ा है, तो वहाँ वो कज़ा भी कर सकती हैं और फिदिया भी दे सकती हैं। बिल्कुल सही। मगर उस सूरत में जहाँ बच्चे को अजियत पहुँचे। लेकिन इसको बहाना ना बनाए, बहाना कि अब मैं ये कर रही हूँ तो मैं नहीं रोज़ा रख सकती, तो अब मुझे बहुत आसानी से चक्कर आ जाते हैं तो मैं नहीं रख सकती, तो बेबी छोटा है तो मैं नहीं रख सकती। नहीं, तब ये गलती होती है शायद। इस चीज़ को ना करें, क्योंकि शरीयत हमारे घर की नहीं है, शरीयत मोहम्मद के घर की है। बात ये जो आपने जो भी जुमला कहा, आपने हुक्म खुदा से कहा, अपनी मर्जी से आपने कोई जुमला नहीं कहा जब तक जिंदगी में रहा। बेसिकली आप मैसेंजर, जो वहाँ से जुमला है वो आपने डिलीवर कर दिया। अगर हम औरतों के हवाले से बात ही कर रहे हैं, तो आज थोड़ी बहुत हमें एक बार फिर रोशनी डालिए औरतों के हुकूक के हवाले से कि कितने राइट्स हमें इस्लाम देता है। देखें, इस्लाम तो आपको बहुत राइट्स देता है, और मैं तो समझता हूँ तकरीबन इक्वल राइट्स देता है, ख़वातीन को इक्वल राइट्स देता है। और ख़वातीन, हाँ, इक्वल। हज़रत अली अलैहिस्सलाम जब अपनी रसूल खुदा जब अपनी बेटी को रुखसत करने लगे, तो रुखसत करने के बाद अपने दामाद अली इब्न अबी तालिब से कहा कि अली, तुम्हें मैं अपनी बेटी नहीं दे रहा, अमानत तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ, अमानत सुपुर्द कर रहा हूँ। मौला कायनात से कह रहे हैं। अब बेटी की, औरत की अहमियत क्या है, मैं पता एक जुमला कह के फिर असल जुमले पे आऊँ कि जब खुदा बेटी देता है तो वो रहमत होती है, बेटा देता है तो नेमत होती है। जब खुदा ने बेटा दिया तो नेमत हुई, तो नेमत का सवाल किया जाएगा। बेटी रहमत दी तो रहमत का सिला दिया जाएगा, सिला दिया जाएगा। और बेटी उसको हम देते हैं जिससे हम राज़ी होते हैं। फिर रसूल खुदा फरमाते हैं वो खुश नसीब हैं जिनकी पहली औलाद बेटी है। अब बेटी को जब हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, तो जब रसूल खुदा बैठे हुए और जैसे फातिमा ज़हरा आ गई आपसे मिलने, तो आप खड़े हो जाते थे, तो रसूल खुदा खड़े नहीं होते थे, कार रिसालत खड़ी हो जाती थी। यह है बेटी की अहमियत। एक कॉल है आपके लिए, फिर इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कंटिन्यू रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नाम बहुत खूबसूरत है आपका, सजीला। फजीला। हाँ, जबरदस्त। पहले तो आपके सवाल का जवाब दूंगी। बिल्कुल दीजिए। मस्जिद लाहौर में है, मोहम्मद खान मस्जिद, और आपके स्कूल से सवाल करना है, मेरी बहन प्रेग्नेंट है ना, तो रोजे तो रखती है, कभी कभी उसको नोजिया फील होता है, और तो जैसे मुंह में पानी आ जाता है ना, तो उससे, हाँ, तो उससे उसका रोजा होगा, रोजे रख रही है। ठीक है। तो अच्छा, आपके मौजू बहुत अच्छे होते हैं, आप बहुत अच्छे अच्छे सवालात लेके आते हैं। आज का मौजू भी बहुत अच्छा है। आपका, आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी जी। माशाल्लाह बेटी प्रेग्नेंट है, लेकिन रोज़े के दौरान कभी कभी मुंह में पानी आ जाता है और नौजिया होता है, थोड़ी सी उल्टी आती है, ऐसा लगता है कि क्या आने वाली, तो उससे रोज़ा टूटने का कोई ख़तरा नहीं है। ठीक है। और अगर ऐसा रोज़ा टूटने का उससे ख़तरा होता तो हम वज़ू करते हैं, वज़ू में तो पानी मुंह में लेते हैं। हाँ जी। नहाते भी तो हैं। तो उससे कोई रोज़ा टूटता तो नहीं है। रोज़ा टूटता होता है अगर हम, जैसे कोई है, कोई होता लगाए पूरा, जब होता के लिए मना किया गया। ठीक है। वैसे वज़ू करेंगे, वज़ू में मुँह में पानी लेंगे, हर जगह लेंगे, वो नहीं है, उससे कुछ नहीं होता। अच्छा, अगर आप एक बार फिर अगर प्रेग्नेंट खातून है, अपने घर में है, तो फिर आपके हमारा मज़हब जो है वो मियाँ बीवी के बारे में तो हमें बहुत सिखाता है, लेकिन हमारे जो घर वाले होते हैं, जब सास हो गई, जबकि वो खुद एक औरत होती हैं, तो औरत के हकूक़ में आ जाता है, ससुर हो गए, नंद हो गई, उनका रवैया कैसे होना चाहिए एक प्रेग्नेंट औरत के साथ? इसके बारे में कोई ऐसी शर्त नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना एक बहू को अपने ससुर और सास का ख्याल रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, कोई इसमें ज़बरदस्ती नहीं है, और फिर उनको भी आगे से कुछ करने की जरूरत नहीं है आपकी। देखिए, बुजुर्ग तो बुजुर्ग होते हैं अनुषा बेटा। बुजुर्ग को तो देखिए, जैसे सास हो या ना, वो बुजुर्ग हैं, हाँ, बड़े हैं, वो आप उनका एहतराम करें। ये मैं नहीं कह रहा कि उनका एहतराम नहीं करें, ये बात नहीं हो रही। बुजुर्ग तो बुजुर्ग है। अगर आने वाली को अपनी बेटी समझेंगी और उसको इज्जत देंगी, तो क्यों नहीं इज्जत देगी वो आपको? बिल्कुल सही। बिल्कुल। देखिए, हम आने वाली की इज्जत नहीं करते, सारे काम उससे करवाते हैं, हम उससे बहुत एक्सपेक्ट भी करते हैं। एक्सपेक्ट क्या, पूरे घर का लोड उस पर डाल दिया है। ऐसा शरीयत में नहीं है कि आप उससे काम करवाएं, उससे आप ये स्टडी करवाएं, बच्चों के वालिदैन की खिदमत, उसको इजाजत है कि वो अपना घर मांग सके। हाँ, अपना, और वो जो प्रेगनेंसी पे एक सवाल, आपको दर्द होता है, वो जो बच्चा पैदा करेगी उसकी भी उजरत लेगी वो, तो मौला मुत्तक़ियन ने पूछा उसकी उजरत कौन देगा? बोला उसकी उजरत उसकी शक्ल में उसका मियाँ देगा। तो वो किसी चीज़ के नहीं, हमने तुम्हारे लिए उसको इसलिए ज़ौजा को पैदा किया तुम उससे सुकून हासिल करो, तुम उसके लिए लिबास हो, वो तुम्हारे लिए लिबास की मानंद है। और ये भी एक डायरेक्ट लिंक तो बनता नहीं है, लेकिन इसमें एक मैसेज ज़रूर, एक सबक ज़रूर है हम सबके लिए। जब हम अपनी बहू पे या अपनी बीवी पे प्रेशर डालते हैं कि बच्चे पे बच्चा होते रहे, 3 साल के अंदर 3 बच्चे हो जाएं, उसकी हड्डियां कमज़ोर, उसकी तबीयत ख़राब, उसके लिए अच्छा नहीं है।
फिर जाहिर सी बात है बाज़ औक़ात हम लोग यहाँ जानते नहीं हैं, लेकिन हम लड़का होना चाहिए वो प्रेशर अपनी बहू पे बहुत डालते हैं, जबकि उसका उसमें कोई हाथ नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों पे भी थोड़ी सी रोशनी डालना, अगर हम आज प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, और प्लीज़ अपनी बहू पे उस किस्म का प्रेशर ना डालें कि लड़का हो और फ़ौरन एक के बाद बच्चा हो। उसकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, और उसकी सेहत एक हद तक आपकी और घर वालों की जिम्मेदारी है। देखिए अनुषा, लड़का हमारे हाथ में तो नहीं है ना। नहीं, हमारा काम क्या हो या है? लड़की हो, दुआ का मतलब क्या? पुकारना। हमारा काम पुकारना है, उससे वास्ता देना है, उसके नबी का वास्ता देना, इल्तिजा करनी है। औलाद देना तो उसके हाथ में है, रिस्क देना उसके हाथ में, मौत देना उसके हाथ में। हम कौन होते हैं कि औलाद? अब औलाद जो हो रहा है, अगर हाँ ये सुन लें, अगर लड़की होती है, ये सुन लें, मेडिकल साइंस भी और शरीयत भी, अगर लड़की होती है तो उसका कसूर नहीं है। औरत के बाद ध्यान में रखिएगा, इसमें लड़के का कसूर होता है, ये बात याद रखिएगा। जैसे उसके हार्मोन्स होते हैं वैसे क्रिएट होते हैं रहम में जाके, तो लड़की पैदा होती है। कसूर तो मेरे ख्याल से दोनों लिहाज से नहीं है, लड़का हो या लड़की हो, या अल्लाह की देन है। ये जो हम कहते हैं ना कि ये लड़का नहीं दे रही, ये लड़की है, लड़की तो उसमें भी मर्द का फॉल्ट होता है, उसके हार्मोन्स वीक होते हैं। अगर हाँ, सारे इल्जाम हम औरत पे डाल देते हैं। बिल्कुल सारे। ठीक है, एक कॉल लेते हैं, एक और कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। मैं सवाल एक बार फिर दोहराना चाहूँगी। मस्जिद मोहब्बत खान पाकिस्तान के किस शहर में? लाहौर में। लाहौर में, ठीक है जी। और कोई सवाल है आपके पास अलामा साहब के लिए? जी, मैं ये पूछना चाहूँगी, अगर किसी वजह से इंसान सहरी में ना उठ सके तो क्या रोजे का पूरा सवाब होता है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अगर कोई इंसान सहरी में ना उठ सके तो क्या रोज़े का पूरा सवाब उन्हें मिलता है? बिल्कुल पूरा सवाब मिलता है, बल्कि मैं तो कहता हूँ थोड़ा खुद देखें, कुदरत जो है वो हम हमारे उसके मोहताज नहीं है, वो बेहिसाब देता है। मैं जिसको चाहता हूँ बेहिसाब देता हूँ। और जो अगर बगैर सहरी के रख ले और पूरे उसके चलते आ रहे हैं, इसलिए कहते हैं जब रमज़ान शुरू हो तो नियत कर लो पूरे रोज़ होंगे। नियत तो खैर पूरे कर लो कि मैं इस रमज़ान के 30 रोज़े रखता हूँ। अगर बीच में खुदा न खास्ता तुम दुनिया से रुखसत हो गए तो 30 रोज़ों का सवाब तुम्हें पूरा मिलेगा। तो उस सूरत में अगर ये सहरी उठ जाती है बहुत, अगर बायदा वे कोई मजबूरी है, कोई आँख नहीं खुली, तो ये नियत कर सकती है, रोज़ा इनका पूरा होगा। सही, ठीक है जी। अलामा साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज बहुत सारी गुफ्तगू हमारे यहाँ पे जारी है और दिलचस्पी के साथ ये सेशन जो है इसका आगाज़ हुआ है, सो कंटिन्यू रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। एंड वेलकम बैक। आज बात हो रही है प्रेगनेंसी के हवाले से। एक दरख्वास्त मेरी आप तमाम लेडीज़ से है, जितनी हमें ख़वातीन इस वक्त देख रही हैं, बच्चों के बीच में गैप रखना, उनकी पैदाइश के बीच में गैप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों इतना ज़रूरी है इस वक्त आपको गायनेकोलॉजिस्ट ही बता देंगी, और हमारी छोटी सी कोशिश होगी कि आज कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखें, लेकिन ये बात सीखें या ना सीखें, लेकिन ये बात ज़रूर सीख के जाएं कि माशाल्लाह 3 हो, 4 हो, 5 हो, तुम कह के थक गए कि 2 बच्चे ही अच्छे, लेकिन जितने भी हों वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो सेहतमंद तो हों, वो अच्छे तो हों, उनकी तबीयत तो ठीक हो, आपकी माँ की तबीयत तो ठीक हो, आप उनको अफोर्ड तो कर सकें। प्रोफेसर नुसरत साहिबा हमारी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप डॉक्टर साहिबा? बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू जी। प्रोफेसर साहिबा, सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि बेबीज़ के बीच में जो हम कहते हैं ना कि वक्फा दें या गैप दें, उस पर आज हम क्यों इतनी बात करने जा रहे हैं, उसकी क्या अहमियत है? बेसिकली फैमिली प्लानिंग की अहमियत बहुत ज़्यादा है हमारे फील्ड में, हमारे प्रोफेशन में, क्योंकि औरत की सेहत सारी इस पे डिपेंड करती है। क्योंकि आपको पता है हमारा जो माशरा है वो कहता है कि बस बच्चे पैदा किए जाओ, जल्दी करो किए जाओ। औरत खुद रियलाइज़ नहीं करती कि उसकी सेहत कितनी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, उसको कितना अनीमिया हो रहा है, कितना उसका ब्लड लॉस हो रहा है, कितना हर प्रेगनेंसी, फिर उसका बच्चा पालना, सिर्फ बच्चे को पेट में रखना नहीं, उसको पालना है, उसको तालीम देनी है, उसको तरबियत देनी है, उसको जब तक वो बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ा थोड़ा सा चलने फिरने के काबिल हो जाए, इतना बड़ा हो जाए, और उसको माँ को रिकवर करने में भी टाइम लगता है। आज कहते हैं माँ की खुद की कैल्शियम्स और आयरन्स और विटामिन्स उसको हर चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है। 1-2 साल तो कम से कम 2 साल का गैप जो है आइडियली, और एक डिलीवरी के और दूसरी प्रेगनेंसी के बीच में कम से कम 2 साल का गैप है, और एक डिलीवरी और दूसरी डिलीवरी के बीच में कम से कम 3 साल का गैप। दैट इज़ द आइडियल रिकमेंडेशन कि इतना गैप हो ताकि बेबी जो है वो थोड़ा सा उसका न्यूट्रिशन, उसका फीडिंग, उसका वो टाइम जो है वो सही हो जाए, तमाम चीज़ें लाइन में आ जाए और मदर रिकवर कर जाए। आज हम रमज़ान के हवाले से भी थोड़ी बहुत बिल्कुल बात करेंगे। अलामा साहब ने तो हमें कह दिया कि अगर एक हामला खातून है
और अगर रमज़ान के महीने में अगर आपकी प्रेगनेंसी होती है तो आप रोज़ा ज़रूर रख सकते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट क्या ऐसी लेडीज़ को कुछ डाइट देती हैं, कुछ एडवाइस देती हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं रोज़े के दौरान तो ये ज़रूर कीजिएगा? एज अ गायनेकोलॉजिस्ट हम लोग रोज़े के लिए रखने के लिए या रोज़ा ना रखने के लिए कुछ नहीं कहते। बिल्कुल सही, वो आपकी अपनी मर्जी, पेशेंट की अपना उसका अपना जो भी दिल चाहे, लेकिन बेसिकली हम ये कहते हैं कि माँ की सेहत जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही। ऐसे नहीं कि आपकी सेहत सही नहीं है, आपको खून की कमी है, आपको कमज़ोरी है और आप पहले भी बच्चा छोटा है, फिर अब ये बच्चा भी आपके पेट में है और आपको ज़बरदस्ती हम कहें। और अगर आप सुबह 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक अगर कुछ नहीं खा रही, कुछ नहीं पी रही तो शायद हाँ, तो वो माँ ही सफ़र करती है, वो एक्चुअली बेबी सफ़र नहीं करता। बेबी तो अपने मदर से जो भी है वो अपना स्टोर्स हैं वो ले लेता है। बेबी को कोई मसला नहीं होता ग्रोथ में ना, असल जो मसला होता है वो वीकनेस होती है वो मदर को होती है। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप इतनी हेल्दी हैं, अगर आप अपनी हेल्थ का, अपनी डाइट का, अपने आपका इतना स्टेमिना है, अपना ख्याल रख सकती हैं तो आप ज़रूर रखें। लेकिन हर औरत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसीलिए तो सेहत पे एक बार फिर अहमियत आ जाती है क्योंकि हमारे मजहब में भी हमारे लिए आसानी हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी है। बिल्कुल मजहब में तो आसानी है, लेकिन आप रोज़ा भी अच्छे से रख सकेंगे अगर आप खुद सेहतमंद होंगे। तो अपनी सेहत से ज़्यादा बढ़ के तो और कोई चीज़ नहीं है। और इसीलिए आज ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है कि अपनी बीवी का भी ख्याल रखें, अपनी बहू का भी ख्याल रखें, उस पर इतने बच्चों का प्रेशर ना डालें। अगर वो प्रेग्नेंट है तो क्यों उसको अपनी हड्डियों का ख्याल रखना ज़रूरी है, क्यों अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना ज़रूरी है। एक कॉल आ गई डॉक्टर साहब आपके लिए, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? हाँ जी, पहले तो जवाब दे देती हूँ, पेशावर में है। पेशावर में है, ठीक है जी। दूसरा ये कहना चाह रही हूँ कि मैं खुद प्रेग्नेंट हूँ, मुझे ना वॉमिट्स बहुत आती हैं, वॉमिट्स मैं रोज़ा नहीं रख सकती हूँ इस वजह से। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। कि ये वॉमिट्स क्यों आती हैं? वॉमिट्स, ठीक है। और पूरे 9 महीने आती हैं मुझे। पूरे 9 महीने वॉमिटिंग होती है। हाँ जी, कहते हैं कोई लोगों का असल इम्तिहान होता है, कोई लोग ऐसे चलते फिरते प्रेगनेंसी, क्योंकि हर एक की अपनी टेलर मेड प्रेगनेंसी नहीं होती है। जैसे एक कपड़ा हर एक को फिट नहीं आता, तो प्रेगनेंसी जो है वो हर एक की डिफरेंट। तो अगर 9 महीने अगर थोड़ी सी वॉमिटिंग आ रही है तो उसकी क्या वजह हो सकती है? बेसिकली हार्मोन्स होते हैं प्रेगनेंसी के ना, वो डिफरेंट हर एक की बॉडी का जहाँ चलेगा वहाँ चलेगा। सही। लेकिन मेजॉरिटी का ये होता है कि 4 महीने के बाद सेटल हो जाती है, उसके बाद उनका खाना पीना इम्प्रूव हो जाता है, उनकी न्यूट्रिशन, उसके बाद उनका वेट गेन शुरू होता है। ट्राइमेस्टर से फ़र्क पड़ता है? अगर ये अभी प्रेगनेंसी के मैंने पूछा नहीं कौन से महीने में है, लेकिन कहते हैं पहले 2-3 महीने में आप शायद रोज़ा रख सकें, लेकिन अगर 8-9 महीने ज़्यादा मुश्किल है। पहले 2-3 महीने इसलिए मुश्किल है कि वो ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, अच्छा, खाया नहीं जाता, नौजिया होता है, हर चीज़ में। उस वक्त शायद बच्चे को भी ज़्यादा ग़िज़ा की प्रॉपर उसकी ज़रूरत बेबी बन रहा होता है उस वक्त, बेबी का पूरा मेकअप, उसका उसकी पूरे ऑर्गन्स, उसकी डेवलपमेंट सब कुछ उस टाइम पे हो रहा है। और उस टाइम पे मदर खाया नहीं जा रहा, उससे वीक हो रही है, ना वेट गेन हो रहा है उसका, ना उसका ब्लड बन रहा है, कुछ प्रॉपर्ली उसकी। और उससे सारी चीज़ें सेटल हो रही होती है माशाल्लाह कि वो नॉर्मल है, वो हेल्दी है, वो ये है, वो है, तो अपनी ग़िज़ा का थोड़ा सा ख्याल रखना। लेकिन अगेन एवरीबडी इज़ डिफरेंट। हम किसी को लिख के ये नहीं दे सकते कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आपके साथ। और इसीलिए आपकी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट, आपका डॉक्टर आपके लिए बहुत अहम होता है आपकी ज़िंदगी में। ज़ैनब की कॉल आ गई है कराची से। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले ये बताइए कि मस्जिद मोहब्बत खान पाकिस्तान के कौन से शहर में? आप ऑप्शन दो। ऑप्शन तो मैंने नहीं दिया आज किसी को भी, चीटिंग हो जाएगी अगर आपको दी थी। नहीं नहीं फिर भी यार, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया है। चले, बहुत सारे शहर हैं, सबके नाम ले लेती हूँ मैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा या पेशावर? आई थिंक मोहब्बत खान बोल रही है ना? मोहब्बत खान जी। कराची, ठीक है, इस्लामाबाद आपने बोला है ना? कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर या क्वेटा। बड़े ऑप्शन दे दिए मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए। आई थिंक क्वेटा। क्वेटा, बहुत शुक्रिया। कुछ डॉक्टर साहबा से पूछना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे कि बच्चे जो है ना ऊपर तले हो जाते हैं, अक्सर ये होता है कि मेरी अपनी प्रेगनेंसी ऐसी हुई थी कि मुझे खुद पता नहीं चला था। पहला बेटा जब मेरा हुआ है, सेकंड जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे 5वें महीने पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। 5वें महीने में पता चला कि आप प्रेग्नेंट है। बच्चा क्या कह रही थी? मेरा पहला बेटा माशाल्लाह से हो चुका था। उसके बाद जब सेकंड बेबी जब रहा मेरे पास तो मुझे पता चला जब मेरा 5वां महीना था। ठीक है। उसके बाद मुझे इंटरनल इतनी वीकनेस हो गई, यकीन करें आप, इतनी वीकनेस हो गई है। मतलब अब आप मुझे ये बताएं कि क्या ग़िज़ा लेनी चाहिए जो इंटरनल हम लोग की कमज़ोरी जो ना पूरी हो जाए, और उसके बाद जो ना फर्स्ट बेबी के बाद ऐसा कौन सा वफ़ा करना चाहिए 2 साल का जो बिल्कुल सूटेबल हो। वरना हालांकि मैंने किया था लेकिन वो सूटेबल नहीं था, फिर जब भी मुझे 5 महीने तक पता नहीं चला।
सही है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि उन्होंने 2 साल का गैप दिया था, लेकिन दूसरे बेबी के दौरान फिर भी उनको काफ़ी तकलीफ हुई। 5 महीने में तो उनको जाके पता चला कि वो प्रेग्नेंट हैं। वो इसलिए कि फीड करा रही होंगी ना, पीरियड स्टॉप हो जाते हैं फीड कराने में। अच्छा। तो पता नहीं चलता, अदरवाइज अगर वो फीड ना करा रहे लेकिन 2 साल का गैप दिया था उन्होंने दोनों बच्चों के बीच में, लेकिन पीरियड बंद होने से पता लगना पता चाहिए लग जाना कि चाहिए। हाँ, कुछ थोड़ा सा कुछ इरेगुलर होते हैं कभी कभी, कुछ लोगों और के एक और irregular चीज़ होता कि है। डॉक्टर साहब आप प्रेग्नेंट हो या ना हो, पूरे साल अपनी ग़िज़ा का एक औरत को उसका मतलब है ख्याल रखना हमेशा, ज़रूरी ये है। तो एक सिर्फ lifestyle प्रेगनेंसी है। के दौरान जब अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं उसका उस वक्त फ़ौरन से फ़ायदा थोड़ी होगा। अगर आप पहले से ही सेहतमंद हैं तो आप एक ही लाइफस्टाइल है, एक ही उसको आपको परसिस्ट करना है। प्रेगनेंसी में कोई बड़ा चेंज नहीं आ जाता कि आपको बिल्कुल अपना प्रेगनेंसी को सर पे हावी कर लेते हैं, अब नहीं उठाना, अब नहीं चलना, अब सिर्फ फल बल्कि लेने। एक्टिविटी को हम प्रमोट करते हैं। हम कहते हैं अच्छी बात है, जितना आप एक्टिव हैं, जितना अगर वॉक कर सकते हैं, जितना थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हो, घर का काम ये वो, लेटना अच्छी बात नहीं है। बिस्तर पे लेटना जो है अगर उसके आप काम करती हुई कॉम्प्लिकेशंस खातून है तो काम को जारी रखें, थोड़ा सा ऑफिस रेस्ट जाएं, होना चाहिए। बहुत बिल्कुल। हैवी काम नहीं हो कि वो थक जाए, एग्जॉस्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि उसको बस ज़बरदस्ती सास कह रही कि नहीं तुम्हें सारा काम करना है और वो ख्याल नहीं, उसका केयर नहीं हो रही बिल्कुल। लेकिन ये कि आराम आराम से वो जितना कर सकती है, जितना उसका स्टेमिना है, और फिर बीच में थोड़ा आफ्टरनून में रेस्ट कर ले अगर 1-2 घंटा, तो उससे थोड़ा सा उसका एक बॉडी जो है वो दोबारा से एनर्जाइज हो जाएंगे। लेकिन एक्टिव रहना इज़ गुड। बिस्तर पे लेटना बहुत ज़्यादा, जैसे बिल्कुल हम समझें कि हम बीमार हैं, हमें बस बिस्तर पे लेटना है, इतना ऐसा आराम रिकमेंडेड नहीं है। और कहते हैं कि थोड़ी बहुत प्लानिंग से और इसे गैप देने से आपकी ज़िंदगी आसान ऐसी हो जाती है, क्योंकि जब आप बेबी प्लान करके प्रेग्नेंट होते हैं, जैसे आपको तो पता नहीं था खैर, लेकिन उसमें क्या होता है फिर आप अपनी ग़िज़ा का ख्याल कौन से मंथ में होगा, किस तरीके से अपनी प्रेपरेशन करेंगे, पहले से ही कौन सी चीज़ें अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, मेरी आयरन की डिफिशेंसी है, कैल्शियम की डिफिशेंसी है, ठीक है। तो और कौन सी चीज़ें रूल्स हैं नर्सिंग मदर्स के लिए? नर्सिंग मदर्स को भी खैर वो तो रोज़ा नर्सिंग मदर्स को डाइट तो वही है जो हेल्दी डाइट है। हेल्दी डाइट है। और यूजुअली हम प्रेगनेंसी में भी कहते हैं आप मीठा नहीं खाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मीठा मत खाएं। मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान में शुगर जो है वो बैन हो जानी चाहिए। मीठा, और अब तो तुम 2 का खा रही हो तो मज़ीद आइसक्रीम्स और ये वो खा लो। हाँ नहीं, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल बैन होना चाहिए। ठीक है, बल्कि पाकिस्तान में शुगर ही बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है। सबसे बुरी चीज़। इतना हर फैमिली में, हर लड़की का एक फैमिली हिस्ट्री होती है कि भाई डायबिटीज़ है, और ये प्रेगनेंसी में ज़्यादा हेरेडिटरी भी है। अब तो हमें ये भी पता चल गया, तो इट्स हॉरिबल। हाँ कि तो जैसे रोज़ा अगर रख भी रहे हैं तो फिर वो उसमें बहुत ज़्यादा मीठा जो है, जैसे रूह अफ़ज़ा पीते हैं या शरबत पीते हैं, शरबत या जूसेस डब्बे वाले, वो हम कहते नहीं। हाँ, अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है फ्रेश जूस तो बिल्कुल फ्रूट जूस, फ्रूट्स, फ्रेश जूस या फिर फ्रूट, सबसे बेस्ट है कि फ्रूट को खाएं आप। उसमें आपको न्यूट्रिशन भी मिलता है, उसमें आपको फाइबर भी मिलता है, उसमें आपका वेट का भी इशू नहीं होता और पूरी न्यूट्रिशन आपको मिलती है। सब्जियां, फल, दूध, अंडा, ये कौन सी ऐसी चीज़ें जो एक फीडिंग मदर को नहीं करनी चाहिए? ये तो ना करें, ये अपनी ग़िज़ा में बिल्कुल ही ना। शुगर जो आपने कहा, हाँ शुगर इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि उसको एक होता है ना कि अपना वेट आपने जो गेन किया है प्रेगनेंसी में, अब ये भी होता है कि फिर बहुत ज़्यादा वेट गेन इज़ नॉट अ गुड थिंग। उसमें फिर डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाता है। तो वो वेट को आपको लूज़ भी करना है, आपको अपनी बॉडी को थोड़ा फिट भी करना है, थोड़ा सा फिर एक्सरसाइज आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें। प्रोफेसर साहिबा से सीखे माशाल्लाह कितनी फिट है और कितना उनका वेट अंडर कंट्रोल है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज बात हो रही है प्रेगनेंसी के हवाले से। एक और गेस्ट ने भी ज्वाइन करना है, आज गेस्ट आए जा रहे हैं ब्रेक के बाद। मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। जी, और एक और गेस्ट ने हमें इस वक्त मेरे घर में ज्वाइन कर लिया है, डॉक्टर आयशा अब्बास, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट जो माशाल्लाह यहाँ पर आती रहती हैं, हमें अच्छी अच्छी बातें बताते रहती हैं। सबसे पहले तो सलाम दुआ होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप डॉक्टर साहबा? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। प्रोफेसर साहिबा से हम प्रेगनेंसी के हवाले से थोड़ी बहुत बात कर ही रहे थे, आपसे भी करेंगे। डॉक्टर साहिबा एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, अगर एक प्रेग्नेंट खातून जो है वो रोज़ा रखना चाहती हैं तो आप उनकी डाइट में कोई स्पेशल चीज़ें रेकमेंड करती हैं सुबह के वक्त, शाम के वक्त? बिल्कुल, बात यह है कि प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि वी हैव टू जस्ट टेक एक्स्ट्रा 300 किलो कैलोरीज। प्रेगनेंसी का ये मतलब नहीं है कि हमें मतलब दस्तरखान बिछा हुआ है और आओ जाओ बिस्मिल्लाह और जो कुछ है अंदर डालो। की बात खा रहे हैं तो ऐसे खाएं जैसे कि खाना कभी देखा नहीं। तो एक्स्ट्रा हमें 300 किलो कैलोरीज लेनी है, वो हम अच्छे तरीके से भी ले सकते हैं। वो एक ग्लास दूध का भी हो सकता है, उसमें सेब भी शामिल हो सकता है, उसके अंदर फ्रूट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर आप अच्छे कार्ब्स में जैसे ब्राउन ब्रेड के साथ आपने
सैंडविच बना लिया, कबाब हेल्दी का या चीज़ें चीज़ का, बिल्कुल हेल्दी खाइए। चीज़ें हो सकती हैं। अंडा ज़रूर शामिल करें, दूध ज़रूर शामिल ठीक करें। है। प्रेगनेंसी का ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आप बीमार हैं और आपको लेट जाना है और या कोई आपने ऐसी पूरा आपकी- हाँ, टाइम बिल्कुल। अपना बिस्तर पे लेटे हुए गुजारना है, या ये कि आप रोज़ा नहीं रख सकते, आप वॉक भी कर सकते हैं, आप जॉब करती हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं। जो सिर्फ आपका आखिरी 10 या 15 दिन होते हैं उसमें ये कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट, और वो भी औरतें आजकल नहीं करती। आजकल मैंने यहाँ तक देखा है कि डॉक्टर्स को साथ जी रखे यहाँ थे। पे बिल्कुल लाइव प्रोग्राम ख़त्म हुआ है और उसके बाद यहाँ से वो हॉस्पिटल गई हैं, माशाल्लाह बेटी और बेटा डिलीवर हुआ है। अरे भाई मैं तो ऐसे लोगों को भी जानती हाँ। हूँ अमेरिका में जो खुद अपनी गाड़ी चला के चले गए बिल्कुल, अस्पताल, क्योंकि तो शौहर ज़्यादा दूर थे तो उन्होंने कहा मैं खुद ही चले जाती हूँ। अब चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। हम इन चीज़ों को जितना बीमारी की तरफ और आराम की तरफ लेते जाते हैं वो उतना ही हम वजन बढ़ाते हैं। और उसके बाद उतनी ही क्लाइंट्स फिर हमारे पास आती हैं कि डॉक्टर आयशा अब तो मेरा 20-25 kgs मेरा वजन बढ़ चुका है, मेरी बेटी 2 महीने की है। सॉरी डॉक्टर शर्मा की बात कर रहे हैं, लेकिन वही हम जो बात कर रहे थे कि आई थिंक स्ट्रेस की वजह से भी हम ज़्यादा हो जाते हैं, और स्ट्रेस तो प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं अच्छा आपके लिए। स्ट्रेस प्रेगनेंसी के बगैर में वैसे भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी में स्पेशली क्योंकि उसका इम्पैक्ट बेबी को ऐसे हो होता जाएगा, और है। ये बहुत भारी है तो ये बहुत गर्मी है तो ये बहुत ठंड है तो मैं रोजे से हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है जैसे pregnancy बाजी में, मैं अपना बताऊंगी कि जब मैं थी ना प्रेग्नेंट तो हुआ ये था कि मेरी खाला जो है ना मुझे भी डांटती थी, मेरी अम्मा भी डांटती कहती है हाय गरम पाए ना खा, ओ मछली ना खा, ओ तेरी हालत ख़राब हो जानी है, नहीं खाया कर। मुझे ऐसी चीज़ें खिलाते थे, फिर कहते थे कि ना वो सिलबट्टे पे ना मसाला पीस, हाँ ये सही रहता है। फिर भी कहते थे पोछा लगा बैठ के, खुद काम किया कर, आराम ना किया कर। और जैसे मेरी जो नंद है ना वो 37 साल की हो गई है, तो वो प्रेग्नेंट है, तो वो कहते हैं कि ना बड़ी परेशानी हो जाएगी, इतनी उम्र में प्रेग्नेंट होना बड़ा मसला हो जाता है। दूसरा ये है कि ना वो परेशान रहती है ना, उसका खावंद उसको बड़ा तंग करता है, वो रोती रहती है, उसके ससुराल वाले भी उसको तंग करते हैं, कहते तू हर वक्त रोती रहे, तेरा बच्चा भी रोता हुआ पैदा होगा, कितना तंग करेगा। तो क्या यह सारी बातें ठीक है या गलत है? बाजी आपको क्या हो गया? मैंने अपनी कहानी सुनाई थी, आप तो खुद सकते हैं। मैं माजी में चली गई। आपकी कहानी मेरे दिल पे असर कर दिया, आपकी कहानी ने। बाजी जी थैंक यू। और ऐसा बड़ा होता है हमारी औरतों में, फिल्म का असर है, बहुत प्रेशर होता है। लड़कियों को तो खाने नहीं देते ना, या कोई चीज़ या गर्म है या कोई चीज़ ठंडी है, कोई भी चीज़ खाने की तो जो न्यूट्रिशन वाली चीज़ है वो नहीं खा सकते। हमारी गर्म और ठंडे वाला कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे स्पेशल प्रोटीन्स हैं उसमें गोश्त आता है, उसमें अंडा आता है, उसमें दूध आता है, और उसी को गरम गरम कह के साइड पे रख देते हैं। या ये है कि ये बेटा है और बेटे के आगे ये चीज़ें रखी जाएंगी और बहू या बेटियाँ जो हैं वो इन चीज़ों से दूर होंगी और वो बेचारी एनेमिक होती चली जाती है। अच्छा, उसके बाद सास को ये भी बड़ी कंप्लेंट हो रही होती है कि बहू बहुत चिड़चिड़ी है, बहुत बदमिजाज है, बेटे सही से बात नहीं करती है, और क्योंकि उसको खून की कमी है, शी इज़ एनेमिक, जिसमें खून की कमी होगी वो चिड़चिड़ा रोग रहेगा। ये बात हम नहीं समझते, हम उसको उसकी मेडिकल एक चीज़ हो जाती है। बिल्कुल, ये एक चीज़ आपस में कनेक्टेड है, उसके मिजाज पे फ़र्क पड़ता है। खून की कमी है, उसका सांस फूलेगा, खून की कमी है, वो काम कर ही नहीं सकती। बहू तो कोई काम ही नहीं करती, सारा दिन लेटी रहती है, आप उसे खाने को तो कुछ दे नहीं रहे, दूध अंडा गोश्त जो है वो आप छुपा के रख लेते हैं, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हंसे मुस्कुराए, घर के काम करे। तो ये साइकोलॉजिकली हम चीज़ों को बहुत और ख़राब करते चले जाते हैं, पॉइंट पे नहीं आते, हम उस पॉइंट के ऊपर नहीं आएंगे, हम चीज़ों को घुमाते हैं। ये भी तो बात है ना कि हम उसको एज ए इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट नहीं करते। हम अपनी बेटी को देखें और कोई बात लोग नहीं तो सीढ़ी नहीं चढ़ना, नहीं ये पौधा ना उठाना, तो मैं सिर्फ देख रही होती हूँ कि ठीक है, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, मतलब कि जिस रेट पे ये आबादी बढ़ रही है, बच्चे तो आसानी से हो रहे हैं, तो मुश्किल काम नहीं। ध्यान आपको ये कि यू टू बी केयरफुल, ज़्यादा ही आसान है। आप थोड़ा ध्यान करें, अगर वजन ज़रा ज़्यादा है तो आप थोड़ा और ध्यान आपने कर लिया, आप केयरफुल हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है, बात समझ में आती है। या ये कि कोई आपकी ऐसी हिस्ट्री है जिसमें कोई मिस्ड अबॉर्शंस हैं या कोई मिसकैरेजेस हुए हैं, तो आप ज़रा और थोड़ा केयरफुल रहते हैं। लेकिन इट डजंट मीन कि प्रेगनेंसी में सिर्फ खाना है या सोना है या आराम करना है। इसलिए प्रेगनेंसी में आपके साथ एक अच्छा डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है। बेशक आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ बेबी हो, हम समझते हैं कि हम एक्सपर्ट्स बन गए और हमारी सास और हमारी माँ हमें सब बता देंगी, कोई चीज़ें बदल जाती हैं टाइम के साथ। लाइबा की कॉल है, ये कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाइबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताएं। अच्छा आपने टॉपिक आज रखा है, खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सवाल का जवाब दीजिएगा, मस्जिद मोहब्बत खान पाकिस्तान के किस शहर में? मुझे तो मेरे ख्याल से पेशावर ही लग रहा है। पेशावर ही लग रहा है। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सिजेरियन जो वुमेन्स होती हैं अक्सर के ना स्टिचेस ख़राब हो जाते हैं,
मेरी फ्रेंड है, उनके पास आ गई है स्टिचेस में। तो डॉक्टर कह रही है कुछ भी नहीं करना। वो इतनी परेशान हुई, मैं कह रही कैसी डॉक्टर है जो कह रही है कुछ भी नहीं इसको करना। स्टिचेस, हाँ ठीक है। काइंडली इस चीज़ के बारे में बताओ, मेरा नंबर काइंडली नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल सही है, मैं अपनी टीम को कहती हूँ कि आपका नंबर भी नोट कर लें और साथ ही साथ हम अपने डॉक्टर्स के पास आ जाते हैं। लेकिन ये जवाब जो है ये आपको एक छोटे से वक्फे के बाद मिलेगा। जाएंगे रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। एंड वेलकम बैक। और जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। ब्रेक से पहले एक कॉल भी आई थी, कॉलर का जवाब ज़रूर लेना चाहेंगे। हमारी कॉलर थी जिनकी दोस्त के यहाँ सिजेरियन बेबी हुआ और उसके बाद उनके जो वूंड थे वो हील नहीं कर सके, पस हो गया, वो ज़ख़म जो है वो थोड़ा सा कच्चा रह गया। और ये कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा होती हैं डॉक्टर साहिबा, लेकिन हीलिंग अब सही से हो नहीं पाई है, काफ़ी तकलीफ़ में भी हैं वो। अक्सर ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती है और इसमें ये कि थोड़े जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं इन्फेक्शन के वो देखने पड़ेंगे कि उसमें डायबिटीज़ तो नहीं है। अगर डायबिटिक है मदर तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इन्फेक्शन का, और फिर वो इन्फेक्शन ठीक नहीं होता जब तक कि शुगर कंट्रोल ना हो दवाई से या इंसुलिन से, जैसे भी ना। एक वो इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। दूसरा अनीमिया है। अगर मदर अनीमिक है, उसका हीमोग्लोबिन कम है, तो उसकी हीलिंग पावर वैसे भी कम होती है और उसके न्यूट्रिशन पे, उसके ओवरऑल हेल्थ पे डिपेंड करता है। हील तो हो जाएगा लेकिन अब उसको थोड़ा सा अरसा लगेगा, उनको अरसा लगेगा। हाँ, और फिर एंटीबायोटिक बहुत अच्छा देना पड़ेगा ताकि वो जो कवर करे बैक्टीरिया का रेंज जो इन्फेक्शन करते हैं। तो शी विल नीड अ वेरी गुड एंटीबायोटिक प्लस क्लीनिंग द वुंड। अपनी ग़िज़ा में कौन सी ऐसी चीज़ें डालें कि आपकी बॉडी का जो अपना हीलिंग सिस्टम है वो भी तेज़ हो जाए? कहते हैं जब आपको बुखार होता है, खुदा ना खासा, या आपको चोट भी आती है, कहते हैं कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो आप खुद खा ही सकते हैं जिससे आपकी बॉडी खुद इन चीज़ों को बैटल कर लेती है। और सबसे अच्छी दवा आपकी जिस्म के अंदर ही होती है। अंदर ही होती है। चाहे प्रेगनेंसी में तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप दवा का तो इस्तेमाल आपको करना ही नहीं है। मतलब हमने उसको सबसे आखिरी उस पर रखना होता है कि भाई आप दवा ना इस्तेमाल करें कि वो बेबी के ऊपर उस पर कोई, आप प्रेगनेंट है तो उसमें यह है कि अगर हम इस चीज़ पे फोकस रखें जो हम नहीं रख पाते, हमारा दिल ललचा रहा होता है और हमें बेकरी आइटम्स और पार्टी स्टफ़ और इस चीज़ें खाने का दिल कर रहा होता है, अगर हम ये फोकस रखें कि हमें घर का साफ़ सुथरा खाना खाना है, यकीन करें 9 महीने डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है ना पड़े। आपने सुबह, आप देखें मैं आपको डाइट प्लान ही बता देती हूँ कि आपने सुबह ब्राउन ब्रेड के साथ आपने ऑमलेट ले लिया, तेल के ऊपर कंट्रोल रखें, आप उसको जो है वो नॉन स्टिक फ्राइंग पैन पे भी ऑमलेट बना के आप बॉयल एग ले सकते हैं। दूध का ग्लास ज़रूर लें। जो 11 से 12 बजे का टाइम है उसमें अच्छा सा बोल आप फ्रेश फ्रूट्स का ले लें, ठीक है, आप अच्छा फ्रेश फील करेंगे। और जिंजर लेमन टी पे जो है ना वो आप, ये आपको जो नोजिया होता है और आप जो अच्छा नहीं फील कर रहे होते, आपका मुंह का कड़वापन रहता है, आप इसको इस्तेमाल करें। उसके बाद जो दोपहर वाला 1 से 2 बजे, हाँ 1 से 2 बजे वाला जो आपका लंच है उसमें पहले पानी आपने ले लिया, साथ में सैलड्स लें। ये जो सैलड्स होंगी ये आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा रखेंगी, हरी हरी चीजें अपने पेट में डालें, कहते हैं हरी प्लस आपको तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, ठीक है। जितना कॉन्स्टिपेशन रहता है उतना वजन बढ़ता है। तो आपने जैसे पानी पी लिया और उसके बाद जो है आपने सैलड का इस्तेमाल, जैसे कि सैलड्स आपने कर लिए। और उसके बाद यह है कि चक्की के आटे की चपाती के साथ आपने अगर दाल सब्जी लेना चाहती हैं वो ले ली, गोश्त लेना चाहती हैं वो लें, तो ये आपको स्ट्रेंथ देंगी ये चीज़। माशाल्लाह, ये जो मैं इनकी डाइट प्लान सुन रही हूँ तो मुझे लगता है ये हम सबको करना चाहिए। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान को करना चाहिए। माशाल्लाह और भी आसान हो जाएगा, और भी आसान हो जाएगी। रहेंगे तो आपको कुछ चेंजेस लाने की जरूरत नहीं। आप ऑलरेडी इतने हेल्दी और अंदर से मजबूत होंगे कि आपको मसला नहीं होगा। आजकल ये जंक फूड का जो कल्चर बन गया है ना, एक तो पेप्सी और एक ही बर्गर और एक KFC, ये जो है ये हम लोग इम्पोर्टेड जो फूड खाते हैं ना उसमें एक तो ओबेसिटी बच्चों में भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही है, फास्ट फूड का कल्चर आगे जाके फिर डायबिटीज और ये सारे। सॉरी, जल्दी से कॉल लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अनुषा? अल्लाह का शुक्र मिस रुज़ान, आप बताइए क्या हाल है आपके? बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। क्या हमारे सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप? पेशावर खैबर पख्तूनख्वा, वही पेशावर खैबर पख्तूनख्वा। और सवाल है डॉक्टर्स के लिए? डॉक्टर्स के लिए सवाल है जी। अभी ये बता रही डाइट प्लान बता रही हैं, हमारी अम्माएँ और सासें तो इस पर अमल करने देती ही नहीं है। वो तो गोंद बना बना के खूब खिला रही होती हैं, ये खाओ, और उससे फिर हमारा वेट इतना बढ़ जाता है। अम्माएं नहीं सुनती, ठीक है। ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ठंडी और किसके पास, किस डॉक्टर के पास अम्माओं का और सास का इलाज है ये बताएं। सही है। और मुझे ये पूछना है कि वफ़े का बेहतरीन तरीका क्या है जिसमें कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, इसलिए कि हर चीज़ के साइड इफेक्ट्स होते हैं। वफ़े का बेहतरीन बताएं, कोई तरीका बता दें जिससे कोई साइड इफेक्ट्स हमें ना हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कुछ साइड इफेक्ट्स ना हो। बाज़ औक़ात अगर हम बर्थ कंट्रोल की भी बात करें तो आई थिंक वेट गेन होता है, कुछ चीज़ें चलती नहीं। सो व्हाट इज़ द ईजीएस्ट वे टू क्रिएट दैट स्पेस गैप? फैमिली प्लानिंग। अब तो फैमिली प्लानिंग का कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे वेट बढ़े, और जो हार्मोन है जिसकी वजह से थोड़ा सा रिस्क होता है
Side वो तो effects फीडिंग वगैरह। के टाइम पे वैसे भी नहीं देते हैं क्योंकि सबसे उससे बेहतर milk तरीका ये है कि production- अपने शौहर से बात करें, बोले भाई तो नहीं बोले रहे, बस बोले कि सुने मेरी बात कि और लॉन्ग टर्म रिकमेंडेड है planning क्योंकि करें। कम से कम 2 साल का गैप तो करना है ना दूसरे बेबी में, तो इसलिए लॉन्ग टर्म जो फैमिली प्लानिंग के मेथड्स हैं जिसमें कॉइल है बेसिकली, जो Coil यूट्रस है। के अंदर कॉइल रखते हैं, वो होता तो 5 इयर्स के लिए, उससे भी ज़्यादा है, लेकिन अपनी विल पे है ना औरत की, अपने कपल के डिसीजन पे है, व्हेनेवर दे वांट टू टेक इट आउट वो निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही है। और दूसरा जो है वो इंजेक्टेबल भी है, बहुत सारे तरीके हैं, पिल्स हैं, आप हस्बैंड के यूज़ करने के भी तरीके हैं अगर उनका कंप्लायंस अच्छा हो तो, लेकिन अगर उनका रिलायबल नहीं होता कंप्लायंस तो फिर उसमें फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक है। इसलिए फिर औरत को थोड़ा डिसीजन अपने उस पर लेना होता है कि बिकॉज शी इज़ द वन जो सफ़र कर रही है। लेकिन है टीम वर्क है एक हद तक ना, टीम वर्क क्योंकि है, बिल्कुल। मेरे अंकल हमेशा कहते थे Cooperation जब होनी उनके यहाँ चाहिए। बच्चे हो रहे थे तो कहते थे वी आर प्रेग्नेंट, नॉट माय वाइफ, हम दोनों Yeah, ही बच्चा yeah, एक्सपेक्ट ऐसा कर रहे हैं, yes, शी इज जस्ट ये द कैरियर ऑफ द चीज़, चाइल्ड। ये तो चीज़ वो भी बहुत अपनी अच्छी है। उन्होंने अपनी बीवी के लिए अपनी बच्चा तो ग़िज़ा भी दोनों बदल का दी, है ना। तो वो भी अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे थे, अच्छी अच्छी चीज़ें क्योंकि कह रहे थे कि मैं भी वेट नहीं गेन करूँगा, मैं भी हेल्दी होनी होनी चाहिए जब बच्चा दोनों पाल मिलकर रहे होते हैं बच्चा तब भी यही पालेंगे ना। होना चाहिए। ये दोनों चीज़ का अगर बच्चा हो है। जाए तो मसला ना ख़त्म हो मसला जाए। ही खत्म हमारे यहाँ तो हाँ। ये है कि तुम ही प्रेग्नेंट हो, माँ भी तुमने ही बनना करो। है, ये सब अजाब ही तुम्हारा है और तुमने ही इसको लेके और चलना सास है। कहती है कि मैंने तो 10 बच्चे पाले हैं, तुमने तो अब एक ही बच्चा एक ही बच्चा। pregnancy अच्छा ये में भी तो बात वो है हो कि गया। ज़माना भी बदल गया है। हमारी सास ने और हमारी नानी ने, नाना ने, जो भी है उनके बच्चे वो 16-18 साल की उम्र में हो गए थे, 6-6, 8-8, अब हम 30-35 में जाके पहला बच्चा करते हैं आजकल, ये भी हो रहा है एक पढ़े लिखे तबके में। एक्सट्रीम है तो मुझे बताइए एक तो डॉक्टर साहब कि लेट प्रेगनेंसी के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं एंड व्हाट इज़ द आइडियल एज, और दूसरा ये कि एक बार फिर एक्सरसाइज का क्या रोल है एक हेल्दी प्रेगनेंसी में? मैं एक्सरसाइज के रोल से बात शुरू और कर लेती हूँ, lifestyle, बिकॉज मैं भी आपको डाइट प्लान बता रही थी, तो मैंने ब्रेकफास्ट और इवनिंग तक लंच dinner तक उसको हमारा कवर रहेगा, किया था। शाम का टाइम आप ज़रूर रखिए, अगर आपके बच्चे ऑलरेडी भी हैं तो भी उनको आपने प्रैम में डाला या स्ट्रॉलर में डाला, आप ज़रा सा चली जाएँ, 15 से 20 मिनट वॉक ज़रूर करें। अगर आधा घंटा भी करती हैं, यकीन करें से कोई नुकसान नहीं होगा, आप वजन नहीं बढ़ाएंगे फायदा ही होगा, अपना, नुकसान आप तो दूर चलती की बात फिरती है। रहेंगी, आपकी डिलीवरी ईजी होगी, ठीक है। और उसके साथ आपने फिर चाय के साथ कुछ आपने चना चाट या पॉपकॉर्न या व्हीट बिस्किट्स वो ले लिए। रात के खाने में आप पानी के बाद थोड़ा सा रायता लें, योगर्ट ज़रूर लें ताकि आपको कैल्शियम मिले। कैल्शियम मिलती रहेगी तो आपके अंदर स्ट्रेंथ रहेगी हड्डियां भी दुनिया अच्छी से रहेंगी, मुकाबला बिल्कुल करने सही की। और उसके बाद आपने अगर दोपहर में चपाती के साथ दाल सब्जी ली हुई है तो डबलिंग ना करें, रात में गोश्त ले लें। एक टाइम दाल सब्जी, एक टाइम गोश्त है। अगर दोपहर में गोश्त है तो रात में दाल रोटी में सब्जी मैं है। कहती हूँ कि दिन में कोई एक मील में डाल दे, और दोनों में ना मील डालें। और दूसरी दफ़ा आपने बॉयल राइस ले लिए। तो इस तरह अपने आप को स्विच करें और इंटेलिजेंटली चलें और अपने दिल को थोड़ा सा कंट्रोल रखें कि जी मुझे पिज़्ज़ाज और पेस्ट्रीज और बर्गर्स ये मेरा अभी, और इफ्तार डील्स को दूर रखें, इफ्तार डील को दूर रखें। पेप्सी को दूर रखें, आइसक्रीम को दूर कोल्ड रखें, ड्रिंक्स, मिठाइयों को, चॉकलेट्स को, कोल्ड ड्रिंक्स एंड फास्ट फूड, उनको इन कैटेगरी में सबसे डाल वेट देते हैं। सबसे ज़्यादा वेट जो बढ़ता है वो बिल्कुल हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट इसकी वजह से होता है। प्लस आपका दूसरा क्वेश्चन था आइडियल एज के बारे में। हाँ। अब उसमें ये हो रहा है कि आप खुद देख रही होती हैं कि सी सेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और हर औरत ही कंप्लेन कर रही होती है कि मैं अभी गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई और उन्होंने कहा कि तुम्हारी तो नॉर्मल डिलीवरी की चांस नहीं है। तो इसका भी एज से बहुत गहरा ताल्लुक है। लेकिन डॉक्टर साहब नॉर्मल डिलीवरी ही अच्छी डिलीवरी होती है, राइट? नॉर्मल इज़ द बेस्ट, नॉर्मल इज द बेस्ट, लेकिन डॉक्टर्स तो और खुद रेकमेंड नहीं करते ना। स्टेटिस्टिक्स ये कहते हैं कि 80% औरतों की नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए और होती है अगर उनको प्रॉपर तरीके से एक ट्रायल बार दिया जाए। फिर हमारे यहाँ सिजेरियंस का ये रुझान इतना इसलिए बढ़ गया क्योंकि हमारी डाइट, फिर हमारा जो डाइट की वजह से ना कमज़ोर हो जाते हैं, आपकी हड्डियाँ इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप प्लस आप ओवर ईटिंग भी कर रहे हैं, तभी तो मीठा इसका बहुत बड़ा है। आपने जब मीठा इतना ज़्यादा ले लिया, आपके सीरम इंसुलिन लेवल्स बढ़ गए, आपको डायबिटीज़ भी प्रेगनेंसी में हो गया, आपका बेबी का साइज बढ़ गया। जब बेबी का साइज बढ़ गया तो वो नॉर्मली कैसे डिलीवर अच्छा, और एक और चीज़, जो बड़े बेबीज़ होते हैं जब उनकी पैदाइश के बाद भी जब उनको 2-2 लीटर दूध पिला रहे होते हैं क्योंकि वो सेहतमंद हो जाएं, मोटे हो जाएं, उससे बेबी का भी बड़ा नुकसान होता है आगे जाके। बेबी को भी ओवरवेट कभी होने की जरूरत नहीं है, एक हेल्दी वेट होना चाहिए, हेल्दी वेट, एक्टिव होना चाहिए। हमें ओवरवेट बेबीज क्यूट लगते हैं, माशाल्लाह बड़ा खाता पीता है, लेकिन वही बेबी फिर 10-15 साल की उम्र में ओबेसिटी, वो बेबी फैट जाता भी नहीं है, डायबिटीज हमारे पास हमारे नॉट अ हेल्दी बेबी एट ऑल। और ये सारी चीज़ें माँ से बाप से बच्चों में ट्रांसफर हो जाती हैं। ठीक है, आइडियल वेट न्यूबॉर्न बेबी के लिए क्या होना चाहिए? फिर हम आ जाते हैं उससे एक सवाल। देखिए, अगर 7 पाउंड्स का भी बेबी है, 8 पाउंड्स है, ठीक है। अब अगर 3 kg जैसे अब 12-15 वो और ज़्यादा माँ के लिए भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है, नॉर्मली डिलीवर करना।
7 to 9 between, हाँ between। तो ये बहुत अच्छा है कि वो डिलीवर इसके ऊपर वो रखे। और प्लस ये कि हम डिलीवरी को, ये भी तो हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है कि वंस बेबी घर में आ जाता है तो उसके बाद औरत दोबारा से डॉक्टर के पास जाना छोड़ देती है। ये एक और बड़ी मिस्टेक है। अपने रेगुलर चेकअप्स कराएं। पैसे अच्छा, लॉन का सूट लेने में हम 10,000 खर्च करते हैं, हमें डॉक्टर को फीस नहीं देनी। आपको न्यूट्रिशनिस्ट के पास फ़ौरन जाना है जैसे आपका बेबी डिलीवर हो, ताकि आप शुरू में ही उसे कंट्रोल कर लें, ठीक है। उसके बाद आपको डिप्रेशन बहुत होता है, प्लीज साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाएं। बेबीज के लिए भी डाइट बनाता है कि छोटे बच्चों को भी अब कितना कम शुगर देना चाहिए। मेरी बहन का भी बेबी हुआ था तो मैंने कहा उसको शुगर देना ही नहीं। पाकिस्तान कि कैसे हो सकता है कि हम बच्चे को शुगर ना दें। मैंने कहा पता नहीं है, हमारे खानदान में पहला बच्चा होगा जिसने कभी जिंदगी में चीनी को चखा भी नहीं है। दिला कि पॉसिबल नहीं हो सकता। चॉकलेट से बच्चे खाते हैं। और कॉल आ गई है, सरहद की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अनुशे, फरहत बोल रही हूँ। जी फला, क्या हाल है आपके? फरहत जी, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। अनुशे, आज बिजली बहुत खूबसूरत लग रही है, पहली बात। बिजली और दूसरी बात कि आपके सवाल का जवाब है लाहौर, ठीक है। और तीसरी बात मुझे डॉक्टर साहब से पूछनी है न्यूट्रिशन से जी। ये जो फीड करवा रही होती है मदर, उनके लिए रोजे का क्या है? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। वो कैसे रख सकते हैं, ठीक है। और ये हमने बात अपने गायनेकोलॉजिस्ट से भी किया था। आप भी बताइएगा कि अगर हम फीड कर रहे होते हैं तब तो रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन वही बात है कि अपनी खुद की ग़िज़ा में क्या डाल रहे हैं फीडिंग के दौरान। देखिए, दूध का इस्तेमाल आपने रखना है। प्लस ये है कि एक्सप्रेस करके आप मिल्क अगर रमज़ान के रोज़े के दौरान है तो वो आपका बेबी आपने तैयार के रखा है, वो भी आपका बेबी ले सकता है। और प्लस अगर वो 6 महीने से बच्चा बड़ा हो चुका है तो वो ऑटोमेटिकली अब उसका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा ना, सेमी सॉलिड फूड का टेक वो ले सकता है, उसकी वीनिंग पीरियड स्टार्ट हो चुका है तो वो इतना बड़ा इशू नहीं होता। आपने बच्चे को हर थोड़ी देर के बाद मैश पोटैटोज दे दिए, चावल दे दिए, चिकन दे दिया और आपने अपने रोजे का टाइम गुजार लिया। चीज़ को थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। डॉक्टर साहब चलिए ब्रेक पे चलते हैं, इसके बाद जवाब दीजिएगा कि 6 महीने के बाद अपने घर का ही खाना, चावल दाल घर का खाना छोटी करके वही बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ ये पैकेज्ड आपके जो बेबी फूड्स मिलते हैं और वो वीनिंग के लिए तो बनाना, खिचड़ी, घर का अपना ही सब्जियां, हर चीज़ का टेस्ट उसको डेवलप करना है। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। डॉक्टर्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं और आज हमने प्रेगनेंसी के हवाले से इतनी सारी बातें की हैं, लेकिन एक चीज़ जिसको हम थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते हैं, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। और एक और चीज़ साथ ही साथ, क्योंकि मैं हमेशा मैसेजेस देने का मुझे बड़ा शौक़ है, तो एक चीज़ जो मैंने अपने डॉक्टर्स के साथ आज सीख लिया है वो ये भी है कि एक औरत हो या मर्द हो, एक इंसान को पूरे साल अपनी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर आप अच्छा खाएँगे, अच्छा पिएंगे, वक्त से एक्सरसाइज करेंगे, पानी लेंगे, नींद लेंगे, तो फिर आपकी प्रेगनेंसी भी कोई ऐसी चीज़ होगी नहीं, वो जैसे ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं वैसे माशाल्लाह आपके बच्चे भी इस दुनिया में आएंगे, वो भी अच्छे तरीके से बड़े होंगे। लेकिन जहाँ हमने अपनी ग़िज़ा ख़राब की, अपने लाइफस्टाइल को ख़राब किया, तो वहाँ हमें डायबिटीज़ हो रही है, मैं क्या करूँ, मुझे पीठ में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे बच्चा से सब, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो बेसिकली साइंस छोटी सी होकर एक हेल्दी लाइफस्टाइल पर ही आ जाती है अल्टीमेटली। बहुत सारी बीमारियों का प्रिवेंशन है, इलाज, हेल्दी लाइफस्टाइल। अपना वेट जो है वो अपना आइडियल बॉडी वेट अगर आप मेंटेन डॉक्टर आयशा, हेल्दी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज का क्या रोल है? एक्सरसाइज का बहुत ज़बरदस्त, क्या वो हीरो है हमारी इस कहानी का? एक्सरसाइज हमारी कहानी का हीरो है, मगर 100% में से जो आपका 70% है वो डाइट है, पर 30% असल हीरो है। डाइट असल हीरो है और जो उसकी हीरोइन है वो 30% जो है वो एक्सरसाइज है, ठीक है। और उसमें यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात हम नहीं समझ रहे होते हैं, जिस वक्त हम बिस्तर से उतरते भी नहीं हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी भी हो चाहे वो ना भी हो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो हैं वो आप उसी वक्त कर लें। आप अपना मॉर्निंग की रूटीन बना लें कि आपको 5 से 10 मिनट गहरे गहरे सांस लेने और अपने आप को रिलैक्स करना है। ये ज़िंदगी आपकी है, हमें ज़िंदगी गुजारनी है, हिम्मत से गुजारनी है, एंजॉय करना है, हमें स्ट्रेस नहीं लेनी, डिप्रेशन नहीं लेना है। तो आप बूस्ट हो जाता है आपका सिलसिला, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आती है ज़िंदगी से मुकाबला करने की। ज़िंदगी बेसिकली एक जंग ही है जो हम लड़ रहे होते हैं, मुकाबला करना होता है। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि हमने शाम का टाइम या इट डजंट मैटर, मगर वो टाइम फिर आप फिक्स रखें कि अगर दोपहर में है तो फिर दोपहर में ही हो, शाम में ये नहीं कि आज दोपहर कल शाम रात, ये ज़्यादा जंपिंग ना करें, रूटीन में रखें। हाँ, 20 से 25 मिनट वॉक ज़रूर करें। और उसके बाद इवन प्रेगनेंसी के अंदर भी सिंपल एक्सरसाइजेज, उसमें बॉडी स्ट्रेचिंग आ जाती है, आपने अच्छी सी DVD लगा ली, योगा कर लिया। पे योगा बहुत रेकमेंड करते हैं, बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है। तो वो तमाम चीज़ें करते रहें, इनको ना छोड़ें। हाँ, इनको तो फिर एक बार फिर, क्योंकि वो मेंटल और फिजिकल दोनों की रिलैक्सेशन है। वो जो आप डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन, उसमें आपकी मेंटल रिलैक्सेशन, और फिर अगर माइंड रिलैक्स होगा तो फिर बॉडी ऑटोमेटिकली आपकी मेंटल हेल्दी खाने से क्या बेबी को ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे या आपको खुद? दोनों को होते हैं। बेबी का जो है वो अनहेल्दी खाने से वेट बढ़ रहा होता है, और वो फिर सारे डिलीवरी के कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज़ हो रही है। इतने बच्चे मेरे पास क्लिनिक में आ रहे होते हैं कि जी डॉक्टर आयशा मेरे बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है और सीरम इंसुलिन लेवल्स बढ़ रहे हैं, चबी हैं, मोटे हैं, और बच्चा पेट फिजिकली फिट नहीं अच्छा, है। अगर शुगर लेवल बढ़ गया और बेबी का साइज बढ़ गया तो उसको जो ब्लड माँ सप्लाई कर रही है वो उसको पूरा नहीं पड़ता। और हम समझते हैं बेबी बड़ा हेल्दी है, अल्ट्रासाउंड में बड़ा फील हो रहा है, लेकिन एक्चुअली दैट बेबी इज़ वेरी वीक और उसकी डेथ के चांसेस पेट के अंदर ही बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, हाई हो जाते हैं। एक सवाल यहाँ पे अच्छा है कि हमें लगता है कि जितना खाएंगे तो बच्चे को फ़ायदा होगा। कहते हैं कि अगर कम खाएं तो बच्चा फिर भी हेल्दी हो सकता है। कम खाएं लेकिन सही वाली चीज़ खाएं ना, जो आपको ग़िज़ाइयत है वो पूरी मिलनी चाहिए। और अगर अच्छी ग़िज़ा खा रहे हैं तो ठूस लें अगर अच्छी चीज़ें खा रहे हैं तो ज़्यादा खा सकते हैं, ज़्यादा खा सकते हैं। उसमें जो वेट बढ़ने का जिसमें रिस्क नहीं, जैसे अंडा खा रहे हैं आप, बॉयल अंडा खा रहे हैं, प्रेगनेंसी में तो आपको ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, आपको 300 कैलोरीज आप ज़्यादा ले सकते हैं। ये डॉक्टर आयशा ने बड़ी अच्छी फल बढ़ा दें, भले कैलकुलेशन रखें कि आप ज़्यादा बेशक खाएं लेकिन थोड़ा ज़्यादा खाएं। ये सोच के ना खाएं कि बस अब तो मेरी खुली छुट्टी है, मैंने जो कुछ खाना है मैं खा सकती हूं। जंक फूड की खुली छुट्टी नहीं है, मीठे की खुली छुट्टी नहीं है। जंक फूड की तो किसी भी हालत में मेरे ख्याल से। अच्छा, अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से बात करें कि हम जो बेसिकली गैप रुक के जो फास्ट करते हैं, थोड़ा सा किया थोड़ा सा नहीं किया, दैट इज़ ऑल्सो बेटर आइडिया कि चलें हम सारे तो नहीं रख सकते लेकिन 3 दिन रुक के 2 दिन उसको जुम्मे का रख लिया, जुम्मे का स्पेशल जुम्मे का रख लिया, जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनके फास्ट रख लिए। क्योंकि वो मदर को खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका बॉडी जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसकी हेल्थ कितनी अच्छी है, उसका हीमोग्लोबिन कितना अच्छा है, उसका जनरल जो उसकी स्टेमिना है वो कितना अच्छा है। एक्चुअली हम थोड़े से अपने आप को प्रेशर में भी डाल देते हैं कि मैंने रोज़ा रखना है, अल्लाह की खुशी में बिल्कुल, और रोज़ा हम सब पे फ़र्ज़ है और रोज़ा रखना चाहिए, लेकिन अल्लाह से ज़्यादा माफ़ करने वाला किसी की फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप बाद में रख लें, आपको बाद में टाइम। और कहते हैं ना, नीयत साफ़ होनी चाहिए। अगर आपकी तबीयत वाकई में ख़राब लग रही है, अगर आपके डॉक्टर ने आपको थोड़ा सा रेकमेंड किया है, अपने आप पे थोड़ा सा हल्का हाथ रखें एंड इट्स ओके। और बाद में आप उसको कवर भी कर सकते हैं। अगर आपकी तबीयत ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो रही है तो ये भी हमें इजाज़त नहीं है कि हम अपने जिस्म को, ये भी एक अमानत है, और उसको अपने स्ट्रेस में, प्रेशर में नहीं डालना, और आपके बच्चे के लिए भी सही नहीं है। और जैसे कि डॉक्टर आयशा ने कहा कि जो चीज़ें आप पे नेगेटिव इफेक्ट करती हैं वो आपके बच्चे पे भी बिल्कुल तो सिर्फ आपका नुकसान नहीं हो रहा, अंदर जो आपका बेबी है उसका फ्यूचर भी इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब भी इस उम्र में भी मैं कहती हूँ कि मुझे एक आध जगह प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं तो पता चलता है क्योंकि माँ बाप में थे तो हमें नज़र आ रहे हैं। और आप अपनी डाइट से, अच्छी ग़िज़ा से, एक्सरसाइज से इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। विनर्स के नाम अनाउंस करने का टाइम आ गया। आज हमारे पास न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा के जो हमारे वाउचर्स हैं, आयशा और सादिया, मुबारक हो। KFC सोनिया, शाजिया, मिसेस रिजवान, मुबारक हो। हमें ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इफ्तार के दौरान तो स्पेशल एक दुआ हमारे लिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहिबा, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर, आज बड़ी अच्छी बातें हमने की हैं। एक बार फिर हेल्दी लाइफस्टाइल ही मेरे ख्याल से अल्टीमेट सोल्यूशन है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। और फैमिली वालों से भी ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको अकोमोडेट करें, उनके मूड स्विंग्स का ख्याल रखें, उनकी डाइट का ख्याल रखें, और उन पर अननेसेसरी बच्चों के लिहाज से प्रेशर ना डालें। बच्चों के बाद भी कि तुमने उसको ये नहीं खिलाया, तुमने उसको ये सही से नहीं किया, ये मोटा हो रहा है, ये काला हो रहा है, ये दुबला हो रहा है, ये कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि एक माँ पे वाकई में बहुत सारा प्रेशर है और वो संभाल लेंगी। उसको डिसाइड करने दें। अगर माँ बनने के लायक है तो उसको पालने के भी लायक है। अगर आपकी नज़रों में वो माँ बन सकती है तो उसका ख्याल भी रख सकती है। सोशल प्रेशर की वजह से सारा जो उसका माइंडसेट जो है वो डिप्रेशन, ज़्यादा बच्चों के प्रेशर में, लड़कों के प्रेशर में, पतले होने के प्रेशर में, गोरे होने के प्रेशर में, एंड स्ट्रेस किल्स यू अल्टीमेटली। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। डॉक्टर आयशा, थैंक यू वंस अगैन। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वंस अगैन। हमारी मुलाकात अब होगी कल। टेक केयर, खुदा हाफिज़।